सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अबीरा बाबर और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिबा खान एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। अबीरा, हाउ वाज योर वीकेंड? मेरा वीकेंड बहुत मज़ेदार था क्योंकि पूरा हफ्ता काम करने के बाद जब आपको एक वीकेंड मिलता है ना, तो वो सिर्फ सुकून के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है, फ्रेंड्स के लिए होता है और बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉयमेंट। मुझे आई लव वीकेंड्स प्लस आई लव मंडेज बिकॉज मंडे का जो एक दिन है ना, पीर का। आई डू लव मंडेज बट आई फील हर किसी का मंडे ना डिफरेंट होता है, किसी को कोई मंडे ब्लूज होते ही होते हैं। डू यू गेट दोस मंडे ब्लूज या नहीं? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। आई लव मंडेज बिकॉज आई लव वर्किंग, सो डेफिनेटली हर इंसान की अपनी अपनी एक्टिविटीज है और मंडे होना चाहिए। अब मंडे नहीं आएगा जिंदगी में तो पूरा हफ्ता कैसे वही बात है बीरा, बिल्कुल सही कहा है कि हमारे वो कहते हैं ना 2 दिन का एक जो गैप मिल जाता है, एक सुकून आ जाता है। आई थिंक बंदा रिफ्रेश हो जाता है, दोबारा एक रूटीन के लिए, एक डिसिप्लिन के लिए वापस आ जाता है। सो यस, आई थिंक वी फील वेरी रिफ्रेश्ड क्योंकि हमें वो एक कहते हैं ना सुकून, नींद भी पूरी हुई है, एनर्जी लेवल्स बूस्ट हुए हुए एंड वी आर बैक विद ग्रेट एनर्जी फॉर द एंटायर वीक। बिल्कुल, ये वीकेंड जो होता है ना, उस पे ना आपको चाहिए आप अपनी बैटरीज अच्छे से चार्ज करें और उसके बाद जो आपके 5-6 दिन है ना, उसमें आप ऐसे फंक्शनल रहें कि मतलब वाकई में आपको खुद भी फील हो कि वाकई मैंने कुछ किया है, वाकई कुछ कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर प्रोडक्टिव नहीं है अपनी लाइफ में, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आप खुद भी बहुत लोनली फील करते हैं एंड नेगेटिविटीज आपके इर्द गिर्द रहती हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटीज लानी है तो स्टार्ट द पॉजिटिविटी विद योरसेल्फ। यस, डू स्टार्ट दैट। एंड वही मैं और अबीरा फ्राइडे को भी यही बात कर रहे थे कि आपके वीकेंड्स भी ना बड़े इजीली मैनेजेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा दिन सो के गुजार दिया। आई थिंक आपके छोटे छोटे चोर्स होते हैं, यू मीट योर फ्रेंड्स, यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं सब चीज़ों को लेके आई गेस दैट्स लाइफ इन जनरल। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है हिबा, जहाँ पर इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं तो हम अपने दिन की शुरुआत खाने के बगैर करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जब हम खाने की बात करते हैं, बात आ जाती है दानियाल की, क्योंकि दानियाल हमें रोज कोई ना कोई नया नाश्ते का स्पॉट जो है ना वो एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो देखते हैं आज दानियाल ने हमारे लिए कौन सी जगह ढूंढी हुई है। जी दानियाल। जी हिबा नबीना, इस वक्त मैं गुलबर्ग लाहौर में मौजूद हूँ और आज ब्रेकफास्ट का जो पॉइंट मैं डिस्कवर करने जा रहा हूँ वो है एक्सपेक्टेशंस। आइए चलते हैं, देखते हैं इनके पास ब्रेकफास्ट की क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। इनका एम्बियंस तो बहुत ही मजेदार है और बाहर की सिटी के तो मेरे ख्याल से हम आउटडोर डाइनिंग करते हैं। आइए जी, तो व्यूअर्स मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है, तो मेरे ख्याल से अब हम ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय करते हैं। मैंने अपने लिए हाई राइस पैनकेक्स जो है वो ऑर्डर किए और साथ में कैपाचिनो। सो लेट्स ट्राई। देखने में तो बहुत ही यमी लग रहा है। कॉफी भी बहुत मज़ेदार है। तो ब्रेकफास्ट तो वाकई इनका बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे तो इनके पैनकेक्स बहुत पसंद है और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ब्रेकफास्ट में यही ऑर्डर करता हूँ। तो मैंने सोचा कि आज हम जो अपना नाश्ते का पॉइंट डिस्कवर करने जा रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन ही होना चाहिए। तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। अगर आप भी मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट यहाँ पर आकर इंजॉय करना चाहते हैं तो लाजमी है। बस अबीरा, अब पैनकेक्स खाने जाना है हमने। हिबा की फेवरेट प्लेस पे चले गए और अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको हम अपने गेस्ट से भी मिलवाएंगे और बताएंगे कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, हम मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
Welcome back after the break. बिल्कुल, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका हेल्थ के सिलसिले में बहुत ही अहम किरदार है, स्पेशली इन लाहौर एंड इन होल पाकिस्तान। तो आइए चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। मेरा नाम अकबर खान है सर। मैं गिलगित बल्किस्तान का रहने वाला हूँ और गिलगित से मेरे बच्चे को इस तरह होगी कि हमें पता नहीं चला, उसके पहले कहीं रीढ़ का हड्डी उसका टेढ़ा था। तकरीबन 6 महीने में मैं उसको लेकर गिलगित आया। गिलगित में जो ना कलीम साहब के जो ना क्लिनिक में आया। उसने कहा कि यहाँ का इसका इलाज नहीं होता, इसको लेकर जो ना आप लाहौर जाओगा। लाहौर गुटकी अस्पताल ने मुझे बताया। लाकर बच्चे को दाखिल किया। कोई 2 दिन, तीसरे दिन में बच्चे को जो ना जंगले चढ़ाया। फिर तकरीबन 1 तारीख को बच्चे का जो ना वो क्या था एक्सरे किया था। दूसरा 16 तारीख को एक और एक्सरे किया। उसमें देखा डॉक्टर साहब ने आकर मुझे बहुत अच्छे तरीके से खुशखबरी दी है कि उसका हालात दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं। तो इधर जो अस्पताल है, ये अस्पताल में बहुत अच्छे इलाज हो रहे हैं। मैं बाहर भी लोगों को देख रहा हूँ। मेरा एक तकरीबन यहाँ पर 35 दिन हो गया। यहाँ से जो लोग ऑपरेशन करके यहाँ आते हैं, उधर से तो वो उसमें सिटी चेयर में आते हैं, दाखिल होते हैं। जाते वक्त वो खुद चल कर जाकर जो ना गाड़ी में बैठकर वो जा रहे हैं। कायनात के आगाज से आज तक इंसान बीमार भी पड़ते आए हैं और इंसान ही इन बीमारों की मसीहाई के लिए खिदमात भी मुहैया कर रहे हैं। काबिल कदर और लायक तहसीन हैं ऐसे लोग जो इस मसीहाई को फर्ज समझकर किसी लालच या नामो नमूद से बेनियाज होकर इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत में मसरूफ अमल हैं। गरीब, नादार और बेसहारा लोग जो मुख्तलिफ अमराज के महंगे तरीन इलाज करवाने की सकत नहीं रखते, इनके लिए लाहौर के शुमाल में BRB नहर के करीब वाक़े जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल उम्मीद की आखिरी किरण जैसा है। जी हाँ, हमने भी घुरकी हॉस्पिटल के ऊपर रिपोर्ट देखी है और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इनके चेयरमैन से, जो कि डॉक्टर आमिर अजीज़ हैं। ही इज़ द पायनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ अ मेजर रोल इन ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जरी ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू द शो। Welcome and thank you for your time. थैंक यू सो मच सर, वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू। Thank you for having me. एंड इन्हीं के जो पेशेंट हैं, जो फर्स्ट पेशेंट हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, जो कि ईमान है, जो स्कोलियोसिस के पेशेंट हैं करंटली। एंड टू माय लेफ्ट वी हैव कैसर अली, जो कि ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट थे, बट विद दिस साइबर नाइफ हेल्प ये आज रिकवर्ड हैं यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर आमिर, मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप घुरकी हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। आप किस तरीके से उसके फाइनेंसेस, हर चीज़ें लेके चल रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज इतनी बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि सेहत का शोबा सेहत के एक्सपर्ट्स के हवाले नहीं है। कभी कोई सियासतदान आ जाता है, उनसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं जी। जो आज सेक्रेटरी हेल्थ है, कल सेक्रेटरी फाइनेंस है, जी। चल किसी और चीज़ का, कोई एक्सपर्ट नहीं है। और सारी दुनिया में सेहत का शोबा सेहत के माहिरीन चलाते हैं। ऐसे अब ये घुरकी हमारी इसकी एक छोटी सी मिसाल है। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मदद के बाद पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा दिल खोल कर अतियात की वजह से ये चल रहा है। इसका कोई रेगुलर हुकूमत की तरफ से पजीराई नहीं है। राइट। सिर्फ अब हमें परवेज़ इलाही साहब ने साइबर नाइफ के मरीज़ों के लिए सेहत कार्ड अप्रूव किया, हमें 10 करोड़ रुपया दिया। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा 10-10 करोड़ रुपया दिया और अब कुछ और पैसे हमारे अप्रूव हो रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बाकायदगी से किया जाए। अब हर हस्पताल को इम्प्रूव करना ज़रूरी है और उसके लिए करोड़ों नहीं अरबों की ज़रूरत होती है।
पाकिस्तानी कौम का कोई मुकाबला नहीं है जी। अगर इनको एतबार हो जाए कि इनके पैसे सही जगह लगेंगे तो ये अपना दिल भी निकाल के आपके सामने रख देते हैं। ये हमारा इदारा सिर्फ इसलिए अल्लाह के फजल से चल रहा है कि लोगों को अब एतबार है। पिछले 20 साल से तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और अब लोग हमारे करोड़ों नहीं अरबों की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं, मगर ये भी नाकाफ़ी है क्योंकि अब हमें और ऊंचे लेवल्स पे जाना है और हमारा इदारा बैनुल-अक़वामी तौर पे अब माना गया है। 12 ममालिक से लोग आके ट्रेनिंग लेके जा चुके, हम 184 हमारे लोग ट्रेन हो चुके। तो अभी मेरी आपके तवस्सुत से लोगों से ये गुजारिश होगी और हुकूमत के अरबाब इख्तियार से भी कि पसंद नापसंद से हट के ऑडिट करें कि किस अस्पताल में क्या हो रहा है, बिल्कुल उसके मुताबिक फिर ग्रांट दें। अब मरीज तो ये हमारे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, मरीज तो पाकिस्तान के ही हैं। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड इन दैट कि डॉक्टर आमिर अजीज़ एक वाहिद चेयरमैन हैं शायद पाकिस्तान में जो 1 रुपया भी अपने अस्पताल से नहीं ले रहे, बल्कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मिलकर एहतियात करते हैं अपने हॉस्पिटल में। जितनी भी इन्होंने चीज़ें इनोवेट की हैं, इस वक्त साइबर नाइफ है, उसके अलावा भी देयर आर ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स बाय डॉक्टर आमिर अजीज़। अच्छा, डॉक्टर आमिर अजीज़ से मैं अब पूछना चाह रही हूँ कि आपके एक पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं, ईमान, और उनके फादर भी फरीदून, जो कि काबुल से आए हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये स्कोलियोसिस के पेशेंट आपके पास कैसे आए एंड व्हाट इज योर स्टोरी बिहाइंड दैट? स्कोलियोसिस कुबड़ापन होता है जी, जो पैदाइशी तौर पे होता है। इसकी कोई वजह किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे ही तरफ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर सफ़ेद पोश और गरीब लोगों में होता है। हमारा कोई इलाज इसका पाकिस्तान में नहीं था। 1987 में आके बाकायदगी तौर पे ये काम शुरू हुआ और अब तरक्की करते करते बैनुल-अक़वामी मेयार पे पहुंच गया। ये एक आदमी का काम नहीं है जी, इसके लिए एक पूरी टीम होनी चाहिए और हमारे पास अल्लाह ने बड़े बड़े हीरे दिए हैं अब घुर्की में। सब मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। अब्दुल्ला शाह साहब सबसे आगे हमारे लीड सर्जन हैं और साद इलियास मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो आप देख रहे हैं डिवाइस, इसको हेलो पेल्विक आइलीजर ऑफ डिवाइस कहते हैं। ये दुनिया में पहली दफ़ा साद ने बनाई है और अब हम कोई तकरीबन 65 के करीब मरीज़ ये कर चुके हैं। ये मैं इनके एक्सरे अगर आपको दिखा दूं कि ये हमारे बच्चे की कमर ये देखें, बिल्कुल कुबड़ी थी जी। इसको एनाकोंडा, डॉक्टर आमिर आप मुझे दिखाइएगा, मैं इधर दिखाती हूँ। इसको एनाकोंडा स्पाइन कहते हैं। आपने देखा होगा अजदहा किस तरह मुड़ा हुआ होता है, ये कमर अजदहा की तरह होती है। तो इसका जो ऑपरेशन किया जाता है वो बहुत पेचीदा होता है, उसमें मोहरे निकालने पड़ते हैं और निचला धड़ ज़ाया होने का बहुत खतरा होता है। इस डिवाइस का ये फ़ायदा है कि ऑपरेशन से पहले हम ये लगा देते हैं और रोज़ 3 मिलीमीटर 3 सूतर इसको खोलते हैं। 6 हफ्ते में अल्लाह के फजल से 60% तक सीधा हो जाता है। उसके बाद इसी में मरीज को लिटा के पेच और रॉड डाल दिए जाते हैं और अल्लाह के फजल करम से काम ठीक ठाक हो जाता है। हम लोग कोई तकरीबन 100 के करीब ये मरीज़ हर साल घुर्की में कर रहे हैं, जो कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। इससे सारे मिला के भी इतना नहीं करते और कोई फीस नहीं ली जाती। जो खर्चा दवाइयों का और जो चीज़ें लगती हैं उसका खर्चा लिया जाता है और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी हम खुद बंदोबस्त कर लेते हैं। तो स्कोलियोसिस सर्विस अल्लाह के फजल से अब हमारे ट्रेन किए हुए लोग पेशावर में भी माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, सिंध में भी, कोयटा में भी, स्कर्दू में, गिलगित में। देखें आप, अल्लाह के फजल से अब उनको पिकअप्स में डाल के इस्लामाबाद नहीं लाना पड़ता, वहीं पे वो ट्रीट हो जाते हैं फ्रैक्चर स्पाइन के। तो सबसे मेरा एक तो सबको मशवरा ये होगा कि मैं अब ऑर्थोपीडिक्स के बाबों में से हूँ कि अब आपको जो अल्लाह ने हुनर दिया है बड़ा दिल करके लोगों में बांटें और फिर अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वो और से और ऊपर तक जा सके। अब हमारा जो ऑर्थोपीडिक डिपार्टमेंट है उसमें अल्लाह के फजल से ऑर्थोपीडिक्स की हर चीज़ एक छत के तले हो रही है और हर एक का मेरा एक बच्चा इंचार्ज है जो मुझसे बहुत बेहतर है।
और ये डॉक्टर आमिर, जो पेशेंट्स आते हैं और जो उनके पेरेंट्स आते हैं, उनके लिए कितनी आसानी है कि उनको राइट लेफ्ट भागम दौड़ नहीं करनी पड़ती, हर चीज़ अंडर वन रूफ है। सबसे मज़े की बात ये देखें आप कि हमने सोचा कि हर एक के साथ लवाहिकीन होते हैं, तो मेहमान खाना होना ज़रूरी है। जी जी। एक अल्लाह का बंदा आया, उसने मेहमान खाना करोड़ों रुपए लगा के हमें बना दिया। अब वहाँ रहना, खाना पीना भी मिलता है, किचन भी है, टॉयलेट भी है, पीने का साफ पानी का प्लांट बाटा वालों ने डोनेट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब 400 बंदा वहाँ रह सकता है, ख़वातीन और मर्द अलहदा अलहदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सहूलत हो गई अब हमारी। बिल्कुल, और बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब ये जो साइबर नाइफ के पेशेंट है हमारे साथ, ब्रेन ट्यूमर के कैंसर अली, उनको मैं पूछना चाहूँगी कि आप बताइएगा कि जब आपको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, किस तरह से, आप बताइएगा कि किस तरह से आपको तशखीस हुई कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, और किस तरह से आप डॉक्टर आमिर अजीज़ तक पहुँचे, और उसके बाद हम डॉक्टर आमिर अजीज़ से पूछेंगे कि फिर उन्होंने क्या किया आपके लिए। अबीरा, मैं सिर्फ ये बताता चलूँ, माशाल्लाह फातिमा हमारी स्पेशल ऑन्कोलॉजिस्ट है, साइबर नाइफ की इंचार्ज। मुझ तक मरीज को आने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ने हमारे सबके मिलने की तौफीक की वजह से $4 मिलियन का ये सारा सेटअप बना दिया है लोगों की डोनेशन से, और अब ये इंडिपेंडेंट चल रहा है, और ये भी इसी तरह डायरेक्ट उनके पास पहुँचे, और अभी आपको आगे बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम कैसर अली है। जब मुझे सर में ना बहुत ज़्यादा पेन होती थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो मैं फातिमा मेमोरियल जब गया ना, तो मैं गया था किसी और सिलसिले में, तो जब उन्होंने मेरा टेस्ट करवाया MRI का, तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तो वो जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। वहाँ के जो डॉक्टर थे आतिफ मनीर, तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, इसका इलाज आप वहाँ से जाके जनरल से कहीं और से करवाएं, तो यहाँ पे इसका इलाज नहीं होता। फिर मैंने YouTube पे जब सर्च की, तो फिर मुझे पता चला कि साइबर नाइफ जो हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे पाकिस्तान में आई है, तो ये लाहौर में गुरकी हॉस्पिटल में लग चुकी है। तो जब मुझे पता चला गुरकी हॉस्पिटल में, तो मैं फौरी सितंबर में जब उधर गया, तो डॉक्टर फातिमा बतूल मुझे वहाँ पे मिली। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे गाइड किया हर तरह से। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप घबराएं ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ सब तमाम कोऑपरेट किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया, पूरी टीम ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। तो फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे इलाज चलता रहा। फिर वहाँ पे मुझे 5 डोज लगी इसकी साइबर नाइफ की। अच्छा, कैसे आप बता रहे हैं साइबर नाइफ के बारे में, तो अबीरा आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनको साइबर नाइफ जो टर्म है उसके बारे में शायद नॉलेज ना हो, तो उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट है, हम पहले वो देखते हैं और फिर हम वापस आते हैं और डॉक्टर आमिर से पूछते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। अभी हाल ही में अस्पताल ने एक और संगे मील अबूर करते हुए रोबोटिक साइबर नाइफ सर्जरी का भी आगाज कर दिया है। ये कैंसर और ट्यूमर का जदीद तरीन और इंतहाई महंगा जरिया इलाज है, जो पाकिस्तान में कराची के बाद लाहौर में दूसरा यूनिट है। अमेरिका में इस किस्म के इलाज पर कमोबेश 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स यानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, जो घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल लाहौर में मुस्तहिक मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। साइबर नाइफ सर्जरी के जरिए ट्यूमर को शुआओं के जरिए खत्म कर दिया जाता है। ये तरीका इलाज अब तक का जदीद और मौसर तरीन जरिया इलाज है। $4 मिलियन की मशीन है। ये कैंसर के शुरू के मरीजों का इलाज दिमाग में, जिगर में, फेफड़ों में, प्रोस्टेट में, रीढ़ की हड्डी में, जहां हो, ये शुआओं से उस ट्यूमर को जला देती है। 3 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर तो बहुत आराम से खत्म हो जाता है। एंड दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट आई गेस कि पहले ये हिबा सिर्फ कराची में थी, और उसके बाद ये पहली बार है कि ये लाहौर में, एंड नाउ इट इज़ फंक्शनल। और डॉक्टर आमिर अजीज़, आप बताइएगा कि इट इज़ नाउ फंक्शनल, तो कितने पेशेंट्स हैं जो अभी तक इससे ट्रीट हो चुके हैं, एंड हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट कि हमें आगे कितने सारे पेशेंट्स नज़र आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि और साइबर नाइफ मशीन्स भी यहाँ पर होनी चाहिए, और किस तरह से होनी चाहिए, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। देखिए, हम अब तक 163 मरीजों का इलाज कर चुके हैं, और हमें गाइड करने वाले
कराची की मशीन के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर तारिक साहब, वो भी बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। हमारी टीम को उन्होंने ट्रेन किया, उनका कई साल का तजर्बा है, और अब एक के साथ साथ उनको दूसरी मशीन भी लग गई, और ये मुखैर हजरात ने लगाई है और वही उसको चला रहे हैं। यहाँ पे भी हम पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा ख़ास इनायत की कि सेहत कार्ड पे इसकी इलाज का कुछ हिस्सा अप्रूव कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है। हज़ारों लोगों को कैंसर होता है, मुसीबत यह है कि पता देर से लगता है। इससे आगाही बढ़ेगी, लोगों को जल्दी पता लगेगा। जिस तरह इनको पता लगा और वक्त पे आ गए, ये 5 सेंटीमीटर तक का ट्यूमर जड़ से जला देती है ये मशीन। और इसकी जो अच्छाई है वो ये है कि इर्द गिर्द के नॉर्मल जो टिश्यू हैं उनको डैमेज नहीं करती। That's amazing. टिपिकल जो रेडियोथेरेपी है, अगर लंग का हो तो वो लंग को जला देती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अल्लाह के फजल से बिल्कुल मैं चाहूँगा कि ये हर, मेरा तो ख्वाहिश होगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में हो, नहीं तो कम से कम हर सूबे में ज़रूर हो, और गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करे, और हमारे जो मुखैर हजरात हैं वो इसको दें। मैं तो एक ये बात भी करना चाहूँगा कि बार बार उम्रे और हज करने के बजाय वो पैसे इन लोगों को दें। जी, उन्हीं की मदद मेरे करते नबी हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हज किया। बिल्कुल तो मतलब मैं ये कोई फतवा नहीं दे रहा, जी, जी। अपनी अकीदत है, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत बेहतर मसरफ है। हम लोग जो शादी ब्याहों पे, फंक्शंस पे अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, हमें चाहिए कि इस तरफ लगाएं ताकि अल्लाह हमारी आगे निजात का बाइस बने। बिल्कुल। और बहुत मेरा ख्याल है अच्छी बात की इंसानियत का उन्होंने जो एक मजहब है ना वो सबसे बड़ा होता है, और इंसानियत हर इंसान में होना इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। है। और वही वाली बात है बीरा कि आप जब इस दुनिया में आए हो तो आप अगलों की मदद करो। वो कहते हैं ना, ज़ख़ीरा अंदेज़ी करके और अपने पास संभाल के हमने किधर लेके जाना है इतना पैसा और सारा कुछ। अच्छा फरीतून, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ईमान के आप फादर हैं, आपको कब पता लगा कि इस प्रॉब्लम से गुजरे, और आपको डॉक्टर आमिर का किसने बताया या किस तरीके से आप उनकी तरफ आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फरीदुल रहमानी और ये है मेरा सन ईमान रहमानी। हम अफ़गानिस्तान से हैं। हम पहले दिल्ली भी गया इंडिया पर, और एक चक्कर ईरान भी गया, तेहरान पर, उसका कैपिटल जो है। उधर जो गया उसने बताया इसका सर्जरी करो। जी। सर्जरी हमारे लिए बहुत बहुत बुरा रिस्क था। हमने उसने कबूल नहीं किया। फिर वापस आया अफ़गानिस्तान पर, फिर गया तेहरान, उधर भी सर्जरी था, और सर्जरी बहुत रिस्क, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा था। जी। हमने उसके कबूल नहीं किया। फिर हम सोशल मीडिया को देखा, यूट्यूब को देखा, बहुत ढूंढा। फिर हमको पता चला कि लाहौर पर गुर्गी हॉस्पिटल ये सिस्टम जंगला है। सही। जब इसको बता, हमारे वालिद साहब ने ये सिस्टम को देखा, उसने बहुत खुश हुआ कि इसके लिए कोई इसका रिस्क बहुत कम है। सही। हम भी इसके कबूल किया और इधर आया। अब माशाल्लाह आप एक्सरे को देख सकते हो कि कैसा फर्क बहुत बेहतरी होगी। और कुछ 6 हफ्ते अभी हुए हैं ना, 6 सिर्फ आप हफ्ते, बता रहे तकरीबन थे। 6 हाँ, हफ्ते। सिर्फ 6 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी माशाल्लाह से ही इज रिकवरिंग माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है ये हैलो पेल्विक जो लिजरॉफ है, डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइएगा। ये 1950 की दहाई में ये सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन जो सिस्टम शुरू हुआ उसमें पेल्विस पे पूरा रिंग लग जाता था। जी बिल्कुल। मरीज ना लेट सकता था, बड़ी तकलीफ में था वो मरीज, और फिर इसको खोलने का कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था। तो ये रूस का एक तरीका इलाज है। अलीजरॉफ एक आदमी था, वो टांगों को टेढ़े मेढ़े करने के लिए उसने ये चीज़ बनाई। इसका स्पाइन में लगाने का सेहरा हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर साद इलियास, माशाल्लाह, उसने बनाया, और इसमें मरीज सीधा लेट भी सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और बच्चे माशाल्लाह चलते फिरते हैं। कुछ 6 साल के बच्चे के लेके 70 साल तक के मरीज को हमने ये लगाया है। और अब हम जिनकी हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर्स, उसमें भी ये लगा देते हैं। और अल्लाह के फजल से कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर जब स्पाइन सीधी हो जाती है, और अगर उसमें रॉड और स्क्रूज डालने भी पड़े, तो उसमें रिस्क खत्म हो जाता है। जिस तरह अब फरीदू ने अच्छी रिसर्च की। हाँ जी। मैं तेहरान भी गया हूँ लेक्चर्स देने स्पाइन पे, इराक भी गया हूँ, इंडिया नहीं गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो लेकिन अल्लाह के फजल से ये हमारे भाई हैं अफगानिस्तानी,
अल्लाह के फजल से सबसे ज़्यादा इनका हम पे हक है हमारे लोगों के बाद। तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं और अल्लाह पाक इस हमारे बच्चे को शिफा दे और आपको हम इसकी तस्वीरें भेजेंगे जब ये सब उतर जाएगा और ये सीधा होके चलेगा और हंसेगा भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इंटरनेशनली भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, नाउ यू आर टीचिंग एज वेल। आप बाहर भी बच्चों को मैं कोट करूँगी, आपके जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं जिनको आप टीच करते हैं, जो भी कंसल्टेंट्स बन रहे हैं, वैसे आप पाकिस्तान में भी करते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बाहर पढ़ाने जाते हैं वैसे ही इदारे यहाँ पर भी होना ज़रूरी है ताकि बाहर से बच्चे यहाँ पर भी पढ़ने आपके पास आएँ? क्योंकि बाय द टाइम हम हर चीज़ को पाकिस्तान के लिए प्रमोट कर रहे हैं कि हर चीज़ पाकिस्तान में हो, तो इसके लिए आपको लगता है कि कोई इकदाम लेने चाहिए या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। बिल्कुल। यहाँ पे इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। हमें ये कहा जाता है कि जी डॉक्टर्स जो हैं वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं हैं। मेरा सबसे सवाल ये होता है कि जी आज तक 47 से कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है यहाँ की? ब्यूरोक्रेट्स, स्लाइटली पॉलिटिशियंस एंड ऑफ कोर्स जनरल्स। तो मैं ये कहता हूँ जी 47 से आज तक इन्होंने क्या किया? मेरे मुल्क का ये हाल तो इन्होंने किया जी। आप अगर डॉक्टरों को सेहत का शोबा दे दें तो शुरू में 1, 2, 3 साल हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन फिर ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अब मुझे पता है कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या आना चाहिए। सरकारी अस्पताल 1.5, 2 साल पुराने भी हैं। किसी प्रोफेसर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किस तरह की टीम बनाए। बिल्कुल। उसको पब्लिक सर्विस कमीशन या सिफारिश से एक बंदा उसके सर में ठोक दिया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब तक इख्तियार नहीं दिया जाएगा फिर उनका ऑडिट हो। हमारे पास आगा खान अस्पताल की मिसाल मौजूद है, कितना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसीलिए कि वहाँ प्रोफेसर का ऑडिट होता है, मेरिट पे बनता है। सीनियरिटी इज़ नॉट दी ओनली क्राइटेरियन। मेरी नज़र में ऑर्थोपीडिक्स के शोबे में मैं कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग का कोई मेयारी तरीक़ेकार नहीं है और कोई टेस्ट जज करने वाले इदारे जो हैं, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, यूनिवर्सिटीज़, वो कोई चेक नहीं करते कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, बस कागज़ों पे सब कर देते हैं। तो जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, आप देखें डॉक्टर इंसानी जान से खेलता है, उसके पास दूसरा चांस नहीं है। किसी ने कहा जी डॉक्टर और मैकेनिक में तो कोई फ़र्क नहीं है, तो डॉक्टर ने कहा जी कोई मैकेनिक दिखा दे जो स्टार्ट इंजन से गाड़ी ठीक करे। हम तो स्टार्ट इंजन में हर चीज़ करते हैं। तो मेरिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप एक और नोट करेंगे चीज़ कि डॉक्टरों को और हस्पतालों को रिसोर्सेज देने में हुकूमतों की मां मरती है। ब्यूरोक्रेट्स, चेयरमैन ऑफ कॉरपोरेशन, जर्नैल, इन जजेस, इनको जो कुछ मिलता है डॉक्टर को उसका 1/10 भी नहीं देते। डॉक्टर आमिर, मैं उसी पे आना चाहती थी, जब रिसोर्सेज की बात आती है तो यहाँ पे हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को, हमारे हेल्थ के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ऑब्वियसली डोनेशंस की बहुत ज़रूरत है, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट लोग कर रहे हो या NGOs आपको सपोर्ट कर रही हो। तो आप किस तरीके से मैनेज करते हैं घुरकी हॉस्पिटल को, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी, फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। आप यकीन करें कि इट्स नॉट ईजी एट ऑल। हमें स्लीपलेस नाइट्स मिलती हैं। और सबसे पहले अगर आपने वादा किया हो कि मैं अल्लाह के लिए काम करना है और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, हमारा मोटो है कि आपके लिए बेहतरीन इलाज मुहैया होगा बैनुल-अक़वामी मेयार का, आपकी जेब को देखे बगैर। तो फिर इसलिए बहुत तलाश करना पड़ता है। हर वक्त कशकोल लेके मैं तो फिरता हूँ जी। और अब 20 साल से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ तो लोगों को कुछ एतबार भी हो गया है। लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट ये होगी कि चेक करें, ऑडिट करें कि कौन लोग बातें ज़्यादा कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे, कौन काम कर रहे हैं लेकिन उनका लोगों को पता नहीं, और फिर दिल खोल के एहतियात दें। और हुकूमत भी इस तरह फंडिंग करे इदारों की, उनकी परफॉर्मेंस देख के, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। मैं बाहर भी जाता हूँ पैसे इकट्ठे करने, बिलीव मी, यहाँ का गरीब औरत आती है अपने बुंदे उतार के रख देती है। बाहर मिलियनेयर्स, इतना बड़ा दिल है, सही बाहर मिलियनेयर्स है, वो $1000 देते हैं और समझते हैं आपको खरीद लिया। सो कौम बड़ी ज़बरदस्त है, सिर्फ हमें डायरेक्शन और हमें
सर फिरे बेलॉस लोगों की ज़रूरत है जो अल्लाह के लिए काम करें, अपने मरीजों के लिए काम करें और किसी के जूते मत चाटें। बिल्कुल, हम बिल्कुल बातों का हम ऐसे ही सिलसिला जारी रखेंगे और डॉक्टर साहब से और भी अचीवमेंट्स के बारे में पूछेंगे, इनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के भी कुछ किस्से पूछेंगे। तो आपसे हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम ब्रेक से पहले भी डॉक्टर आमिर से काफ़ी क्वेश्चनिंग पूछ रहे थे एंड यू नो डिटेल्स पूछ रहे थे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेल्थ सेक्टर। तो उसी से कंटिन्यूटी में मैं डॉक्टर आमिर मुझे बताएं कि आप जब किसी बंदे को हायर करते हैं फॉर योर यू नो इंस्टीट्यूट, व्हाट इज़ द एक्चुअल यू नो थिंग दैट यू लुक इनटू? क्या एक रिक्वायरमेंट है सर्टेन हायरिंग प्रोसेस में? पहली बात तो ये है कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन एक कराते हैं विच इज़ FCPS। There are others also, but we feel meritorious is only FCPS. जो कोई दूसरे करते हैं वो लोग होते हैं जिनसे इसका पार्ट 1 पास नहीं होता। तो हम अपने प्रोग्राम में लेने के लिए, और आपको ये बता दूं कि अल्लाह के फजल से इट इज़ नाउ रैंक्ड द बेस्ट ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि FCPS पार्ट 1 पास हुआ हो और एक एग्ज़ाम होता है इंटरमीडिएट मॉड्यूल कि वो पास हुआ। उसके बाद हम एडवर्टाइज करते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री अप्लाई और फिर उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसके सिलेक्शन के इंचार्ज हैं हमारे प्रोफेसर शहजाद और प्रोफेसर नईम। हमने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है हर चीज़, एक डिक्टेटरशिप नहीं है। अच्छा। सो वो देन दिस शॉर्टलिस्ट फ्रॉम दोज एप्लीकेशंस। मतलब आपको एग्जांपल दूं कि 5 पोस्ट के लिए 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। वो फिर शॉर्टलिस्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उस इंटरव्यू में उसका एटीट्यूड, उसकी लगन सीखने की, बहुत ज़रूरी है, उसकी आर्टिकुलेशन, डेडिकेशन सब जज होती है एंड देन दे आर सिलेक्टेड। और आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, हमारे बच्चों को पे भी गवर्नमेंट से कम मिलती है, लेकिन दे कम सेक्रीफाइस क्योंकि काम, सुपरविजन और फिर हाईएस्ट पास रेट इन FCPS इन द कंट्री। तो उस वजह से ये हमारा क्राइटेरिया सोनली मेरिट and an entire team who's there to actually judge कि ये सही है कोई सिफारिश नहीं चलती जी। पीपल नो दिस। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है जो गुरकी हॉस्पिटल की ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन सेंटर है, वहाँ के ट्रेनीज को अनपेड भी अगर कोई मतलब ऑफर करता है तो दे आर ऑलवेज इनटू दैट कि हमें इतनी अच्छी सुपरविजन और इतनी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं तो उनको माना जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का दौर है, एवरीवन इज़ ऑन सोशल मीडिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑल द टीम मेंबर्स। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना अहम किरदार है इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, या फिर कौन सी ऐसी गलत फहमियाँ हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ख़त्म होती जा रही हैं, या फिर कुछ ऐसी गलत फहमियाँ जो पैदा होती जा रही हैं, उन दोनों के बारे में आप बताएं। स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड। ये आपने बहुत ही मज़ेदार सवाल किया और मैं क्योंकि यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं कह रहा। आप लोगों का जो चैनल है उसने मेरे मुल्क के ऐसी चीज़ें, ऐसे इलाके मुझे दिखाए हैं कि मैं नहीं जाता चैनल्स पे। जब मुझे ये कहा गया तो मैं इसीलिए बिस्मिल्लाह करके आया। सोशल मीडिया का बहुत रोल है जी, बट बदकिस्मती ये है कि फेक चीज़ें, 2 नंबर चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि अक्सर लोग स्केप्टिकल हो गए। लेकिन आपके चैनल की, कम से कम मेरे जैसे जो मुल्क के लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनको एहसास है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे लोग जब देखते हैं तो हम सबसे ये कहते हैं कि आके आजमाएं। मसलन जो इंडस्ट्री के ओनर्स हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उन्हें हम कहते हैं अपना कोई गरीब मरीज़ भेजें बग़ैर सिफारिश के, फिर देखें उसके साथ हम सलूक क्या करते हैं। तो फिर अगर हमारा बिहेवियर उनके साथ ठीक है, किसी मिनिस्टर की सिफारिश के बगैर हम कर रहे हैं, तो फिर हमारी हेल्प करें।
बिल्कुल, ये तो बहुत सोशल खूबसूरत मीडिया तो जी इट्स लाइक अ शॉट इन द आर्म, और इससे बहुत काम आसान हो जाता है। और अल्लाह के फजल करम से बहुत लोग जागते हैं, कई लोग आके देखते हैं, और आज तक जिसने एक विजिट वहाँ कर लिया वो फिर हमारा रेगुलर डोनर अल्लाह के फजल करम से बन जाता है। बहुत ज़रूरी, क्योंकि वरना यहाँ पाकिस्तान में ना वही बात है, बंदा बीमार भी पड़ जाए ना तो इंसान को एक वो अलग टेंशन होती है, एक और टेंशन पड़ जाती है, बिकॉज अगेन जब आप जाते हो आपकी आपको अच्छा डॉक्टर फैसिलिटीज नहीं अच्छी मिल रहा है, चीज़ें ये बहुत सब चीज़ें। इंपॉर्टेंट मैं है। आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अपने घर वालों को कहा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे ऑर्थोपीडिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होए तो मुझे घुरकी लेके जाएं। एंड दैट्स द यहाँ बेस्ट होता ये है कि बड़े बड़े प्रोफेसर जी लोगों को ट्रेन भी करते हैं, अपना कोई ऑपरेशन कराना हो तो अमेरिका या बरतानिया चले जाते हैं। हाँ सही। तो मैंने उनसे पूछा कि जी इतनी जिंदगी आपने गुजार दी, क्या एक बंदा प्रोड्यूस नहीं किया जिससे आप खुद ट्रस्ट कर सकें? इतना और ट्रस्ट ये इतनी खूबसूरत बात है कि जब हम वो लोग देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है आपके अंडर, एवरीथिंग इज अंडर यू, बट यू आर गोइंग आउटसाइड ऑफ योर कंट्री Yes. फॉर योर ओन हेल्थ केयर इशूज़, लेकिन उस सारी सिचुएशन में भी अगर कोई डॉक्टर ऐसा है जो इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि मैं अपने ही इदारे में जाऊँगा, अगर मुझे भी इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये उसकी डेडिकेशन और उसकी जो अचीवमेंट है उसको प्रेजेंट करती है कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और वही बनाया जिस पे बात- वो खुद ट्रस्ट करते हाँ, हैं। और वही बात है ना अबीरा कि आपका एतमाद बैठने की बात है, अगर बिल्कुल। वो है तो फिर आई गेस किसी भी पेशेंट या कोई भी जिस कहते हैं ना आम आदमी, वो इजीली एक्सेसिबल भी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये सारी ऐसे फैसिलिटीज का। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है जैसे डॉक्टर आमिर अजीज़ ने हमारे चैनल के लिए इतनी पॉजिटिव बातें की हैं, Yes. वैसे ही हम भी इनको एज अ पैट्रियट और जैसा ये काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के लिए, उसके लिए हम अपने चैनल और अपने शो की तरफ से सलाम पेश करते हैं। Absolutely. बातों का सिलसिला ऐसे ही हम हिबा जारी रखते हैं और एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। Stay tuned. वेलकम बैक। अच्छा, हम बातचीत करे थे डॉक्टर आमिर से। अच्छा, कैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप अपनी जब बीमारी की डायग्नोसिस हुई, ठीक है, उस वक्त आपने डॉक्टर आमिर को अप्रोच किया, अब उसके बाद अब तक आपकी जर्नी कैसी जा रही है? अब आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं होती, एनी इश्यूज़? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मेरे पास ऐसा टाइम था, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि मैं सारी सारी रात नहीं सोता था। मुझे इतनी पेन होती थी, अगर मेरी आंख लग भी गई है, रात 3 बजे कभी 4 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, तो मैं नहीं सोता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर जब घुरकी और से इलाज करवाया, अब अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं होती। तो मैं अल्लाह के बाद डॉक्टर आमिर अजीज़ का, गुरकी वाला हॉस्पिटल का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे मैं इल्तमास करता हूँ कि जो भी डोनेट वगैरह वो गुरकी हॉस्पिटल वालों को दी जाए। वही बात है कि इंसान जब तकलीफ में होता है ना, और कोई उसके काम आता है, कोई भी आपकी, स्पेशली जब आप एज ए पेशेंट जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास एंड ही इज़ हेल्पफुल टूवर्ड्स यू, आई थिंक वो फॉरएवर ज़िंदगी भर जो है ना आप उसका शुक्र अदा करते हो, क्योंकि वो बड़ा एक क्रूशल टाइम होता है फॉर अ पेशेंट एंड ट्रस्ट करना फॉर अ करना डॉक्टर भी। और मेरी मामा हमेशा हिबा मुझे भी कहती हैं कि आई वॉज वेरी विजिलेंट चाइल्ड, बहुत इमोशनल एंड एग्रेसिव, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जब तुम किसी पेशेंट से अच्छे से बात करोगी ना, वो वहीं पर आधा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? क्या आप बचपन से ही ऐसे काम एंड कंपोज थे या फिर आपकी फील्ड ने आपको ऐसा बनाया? ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ता था जी, और बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन था इन एडिशन टू एकेडमिक्स। मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं एयर फोर्स का पायलट बनना चाहता था। ओके। क्यों नहीं हुआ? मैट्रिक के एंड में मुझे ऐनक लग गई। अब एयर फोर्स में तो ऐनक वालों को लेते नहीं, जो मुझे इख्तिलाफ है बहरहाल। और दूसरा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं SSG में कमांडो बन जाऊं। वो भी एनको वालों को नहीं लेते, क्योंकि वो यू वर इन कैडेट कॉलेज ना, वो ट्रेनिंग तो ऐसी होती है। मेरी वालदा मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे,
वो 1955 की ग्रेजुएट थी लाहौर कॉलेज की। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका हर बच्चा डॉक्टर बने। हम 4 हैं, 4 में से 3 डॉक्टर हैं अब माशाल्लाह, स्पेशलिस्ट। तो जब ये मेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो मैंने कहा अम्मी जो आप कहती हैं मैं कर लेता हूँ। और अब आप यकीन करें, इससे बेहतर फैसला कोई नहीं था। बिल्कुल अब एक अच्छे डॉक्टर को जी ना किसी नौकरी की ज़रूरत है, बिल्कुल ना किसी की चमचागिरी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अल्लाह के लिए काम करे और अपने इल्म में आउटस्टैंडिंग हो, यदे तूला रहे। डॉक्टर इसरार मरहूम, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे, वो और उनका बेटा बड़ा, मैं क्लास फेलोज थे केई में, और वो भी मेरी तरह वालिद की तरह थे। वो कहा करते थे बेटा अपनी फील्ड में जो एक्सपर्ट हो और फिर वो दीन की बात करे तो ज़्यादा लोग सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो वो अपनी वो इदारे की जो होती थी एनुअल मीटिंग, उससे मुझसे ज़रूर तकरीर कराया करते थे, वरना मुझे दीन का क्या पता है। तो इसलिए अब हमने ये किया है, और एक हदीस का मफहूम है कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा हो उसके लिए फ़र्ज़ है कि उसमें वो बेहतरीन हो। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। वो स्ट्राइव करे कि ज़्यादा से ज़्यादा जदीद से जदीद इलाज सीखे और अल्लाह की मखलूक पे लगाए। यही हमारा मोटो है, और अल्लाह ने इन 20 सालों में हमारे इदारे को कहाँ से कहाँ ले गया। और आप ये देखें कि अब हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑर्थोपीडिक सर्जन प्रोड्यूस किए हैं, और कोविड में एक दिन छुट्टी नहीं की। 11,000 ऑपरेशंस कोविड में किए जी। जो हमारे इदारे के अमेरिका, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड, यूएई, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया की जो फैकल्टी है, वो मानते नहीं थे कि हम रोज़ जाके काम करते हैं कोविड में, क्योंकि सब बंद हो गए। तो पूरे मुल्क को, हर मुल्क में हम ये करते थे बेटा, सुबह मैं पहुंचता था, आई वॉज द ओनली वन जो रोज़ जाता था। बाकी मैंने डिपार्टमेंट को 5 टीमों में बना दिया और हर 5वें दिन आते थे बाकी। और हम सुबह जाके बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युदुर्रु मास्मई शयउम फिल अर्दे वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह दुनिया और आसमान में जो जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं वो हमें बचाएगा, और ये दुआ करके हम ऑपरेट करते थे। बिल्कुल आपको वो हैरत होगी कि बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में भी कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ से भी गरीब हमारे पास आ गए, और अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त हमारी मदद की। इटली से पेपर शाया हुआ कि कोविड में ऑर्थोपीडिक सर्जरी करना खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि आप ड्रिल करते हैं, सॉ करते हैं, रीम करते हैं, तो उससे वो ड्रॉपलेट्स बनते हैं और लोग मर जाएंगे। हमने वो प्रूव किया कि ये गलत है, और फिर हमने उस पर पेपर भी लिखे जो मगरबी जरीदों ने छापने से इनकार कर दिया, हमारे जरीदों ने छापा। और उनको मैं फिर अपने दोस्तों को वहाँ कहता हूँ कि हमारे पास ये दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन डॉक्टर आमिर एक इतनी अच्छी बात की है कि इंसान किसी भी अपनी फील्ड में है ना तो सीखता जाए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जिस दिन आपने सोच लिया ना आई एम परफेक्ट, आई नो इट ऑल, उस दिन आपका डाउनफॉल है। एंड सेकेंडली आई सल्यूट टू द डॉक्टर्स एंड दिस कम्युनिटी जिन्होंने हमें कोविड में क्या आगे पीछे भी यू गाइज आर देयर फॉर अस। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, घुरकी हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट वन जिसने हेल्थ कार्ड पर काम करना शुरू किया, एज इन ये इटसेल्फ एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है, इट इज़ नॉट बीइंग एडेड बाय गवर्नमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, येट यू हैव मैनेज्ड विद हेल्थ कार्ड। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आई आपको शुरू में एज हेल्थ कार्ड ओनर उसको ओन करने में, और फिर क्या आपने लाहे अमल उस पर दिया, उसके बारे में कुछ बताइएगा। हमारा ख्याल था कि हमारा मकसद यही है कि अल्लाह की मखलूक की भलाई हो, और हेल्थ कार्ड एक बेहद शानदार प्रोग्राम था जी। इसको ख़राब हम लोगों ने किया, डॉक्टरों ने। 2 नंबर दवाइयाँ, 2 नंबर बिलिंग, मसलन कार्डियक एंजियोग्राफी करके स्टेंट के बिल भेज देने, एक स्टेंट करके 3-3, 4-4 स्टेंट्स के बिल भेज देने, और फिर ऑपरेशन में जो सामान इस्तेमाल करना है वो 2 नंबर, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, स्टेरिलाइजेशन का कोई ख्याल नहीं। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि जो अच्छे इदारे थे, मसलन हमारा इदारा, हेल्थ कार्ड वाले उनके हिले हुए थे, वो हमारी कॉस्ट भी पूरी नहीं करते थे। हमने 3 महीने में 5 करोड़ रुपए का नुकसान किया। अब आप सोचिए, ट्रस्ट के पैसे। फिर हमने हेल्थ कार्ड वालों को कहा कि जी देखें,
इस तरह हम हेल्थ कार्ड नहीं कर सकते। या तो आप हमारे साथ बैठ के आके ऑडिट करें कि ये जो हमारा खर्चा है क्या ये वाकई हो रहा है, तो आप हमें सिर्फ खर्चा दे दें, हमें डॉक्टरों को फीस वगैरह देने की भी कोई ज़रूरत नहीं। महीनों हम लड़ते रहे, फिर हमें रुकना पड़ा और कोई उन पे असर नहीं हुआ। उन्होंने हमारे जो नए रेट्स हमने उनको दिए या उन्हें कहा आप आके चेक कर लें, जो किए भी उन्होंने, उस पे वो नहीं आए। लेकिन मैं बहुत मशकूर हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कि उन्होंने साइबर नाइफ के 5 सेशंस होते हैं जी एवरेज मरीज़ के, जिस पे 2.5 लाख रुपया पर सेशन खर्चा आता है। उन्होंने हमें 7.5 लाख रुपया पर पेशेंट हेल्थ कार्ड पे देने की मंजूरी दे दी। इससे बहुत ज़्यादा हमारी मदद हुई है, वरना ये वरना इतना मुमकिन नहीं था। और फिर कई मुखय्यर हजरात हैं जिन्होंने लाखों रुपए महीना मरीजों के लिए देने के हमसे वादे किए, पर हेल्थ कार्ड को हम डॉक्टर इसके जिम्मेदार हैं जी, और जो स्टेट लाइफ वाले और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब मिल के बैठ के प्रॉपर रेट्स करें। इनको शुरू में जिन्होंने मशवरे दिए वो लोग थे जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया, बिल्कुल उनको पता ही नहीं कि मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, और रोना ये है कि वो दे आर नॉट विलिंग टू लर्न। बिल्कुल ऐसे ही अब भी अगर कर लें तो हेल्थ कार्ड पे बाईपास ऑपरेशंस हो रहे हैं जी। कभी आपने सोचा था कि कोई गरीब आके डॉक्टर्स में या सर्जरी में आके कोई बाईपास कराएगा? लेकिन अल्लाह करे अब ये बंद ना हो जाए, लेकिन ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। जब आपको सस्ता कहीं से मिल रहा है ना, उस चीज में आना बड़ी बात है। और पता है ये ना चीज के लिए भी नहीं हमारे लिए होती ये फैसिलिटी नॉर्मली देखा जाए। बिल्कुल हेल्थ कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हिबा पता है क्या होता है, जब आपको एक चीज़ कहीं से 10 रुपए की मिल रही है ना, एक आम मिसाल है, तो आपको जहाँ से 50 रुपए की असली चीज़ मिल रही है आपको उसकी पहचान नहीं होती। वो जब मार्केट ट्रेंड होता है ना 10 वो सब कहते हैं कि जब 10 का मिल रहा है तो हम इसको 50 का दे, लेकिन आप उसकी क्वालिटी देखें, उसका काम देखें, द बैकग्राउंड यू सी इज टोटली डिफरेंट। लेकिन वही बात है ना, एज ए पेशेंट या आप अगर जाओगे तो आपको वो आइडिया या डिफरेंशिएट करना हमारे से कहते हैं ना कैपेसिटी में नहीं है। बट अच्छा, जब हम बात इस चीज़ की करें हेल्थ कार्ड, मुझे ये पूछना था कि हमारे लिए ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप उसके मेजर्स किस तरह से मेंटेन करते हैं? ये भी आपने बहुत, यू हिट द नेल ऑन द हेड। हमारे पैरानॉइड है सारी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रनिंग द प्लेस, सब पागल है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूं, आई वॉज द यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपीडिक्स इन पाकिस्तान। मैं सर्विसेज में था प्रोफेसर, 2002 की बात है। तो मैंने पंजाब गवर्नमेंट को 14 साल सर्व किया तब, एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ नहीं कुछ हो सकता, सो आई रिजाइंड। अनहर्ड ऑफ, कौन प्रोफेसर ही छोड़ता है पंजाब गवर्नमेंट। तो लोगों ने कहा कि लोग तो मीटर होते हैं, ये किलोमीटर है। और अब देखें, वही लोग कहते हैं कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, वरना ये कुछ अचीव ना हो सकता। क्योंकि कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ निकलना है, निकलना बहुत जरूरी है, किसी जगह से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूरी है, मगर उसके लिए एक ईमान होना जरूरी है। वरना बंदा कहता है यार मैं प्रोफेसर ही छोड़ूंगा तो प्रैक्टिस कहाँ से चलेगी, कहाँ से खाऊंगा। लेकिन राज़िक अल्लाह की ज़ात है। और प्रॉब्लम ये है जी कि हेल्थ में बड़े बड़े अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनका इख्तियार ही कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ करना हो हेल्थ डिपार्टमेंट उनको जलील करके रख देती है, या वजीर साहब जलील करके रख देते हैं। तो ये चेंज होना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। मैं इसी से एक बात आपसे करना चाहूँगी कि गुरकी हॉस्पिटल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ चल रहा है। नॉर्मली ऑर्थोपेडिक सर्जन्स बड़ा फिजियोथेरेपी को रिपेल करते हैं जी, और कोई छोटा मोटा अगर इशू है, फॉर सपोज शैटिका है, तो मैंने ऐसे भी कुछ सर्जन्स देखे हैं जो उसके लिए भी आपको सर्जरी एडवाइस कर देते हैं, जबकि वो इनिशियली यू कैन नॉट गो फॉर दैट। प्लस ये एक ट्रेंड भी बन गया है, जैसे घुटने बदल रहे हैं, तो एक तो होता है कि आपको अब ज़रूरत है, सर्जन ने कह दी है, एक होता है आपके पास पैसे हैं और बस आपका दिल कर रहा है, फैशन है तो कर लिया। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह से आप हमारे व्यूवर्स को एड्रेस आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा था सोशल मीडिया का। जी जी। सोशल मीडिया का एक डाउन साइड ये है कि एक आम आदमी को कुछ पता नहीं है, वो नेट पे जाता है, आपने बैक एक की बात की, वो देखता है एंडोस्कोपिक डिस्क सर्जरी, ट्यूबुलर डिस्क सर्जरी, जो कई डेकेड से हम कर रहे हैं घुरकी में, बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। यहाँ लोग
8 से 10 लाख रुपया ले रहे हैं, और सबसे बड़ा गिमिक क्या है कि जी मैं सुबह ऑपरेट करूंगा, शाम को घर भेज दूंगा। इवन इफ दे आर नॉट एबल टू वॉक, दे आर स्टिल सेंट होम। और वो हमारी एक जेंट्री है जो कहती है वाह वाह वाह, जी जी, ये बड़ा ये एक तो पर कितना पॉइंटलेस है। कमाल है जी ये। नहीं, हालांकि ये डिसऑनेस्टी है मेरी नजर में। एग्जैक्टली इट और इज। ऑपरेशन की आपने बात की, 80% से ज्यादा बैक वालों को सर्जरी की जरूरत नहीं होती, दैट्स समथिंग सवाए एक दो इंडिकेशंस के जिसमें पेशाब का कंट्रोल खराब हो जाए या फुट ड्रॉप हो जाए, देयर इज नो इमीडिएट नीड फॉर सर्जरी। हमारे डिपार्टमेंट के साथ जी हमारा फिजियो डिपार्टमेंट जो है, दैट इज़ आवर प्राइड एंड जॉय। जब उनकी नई क्लास आती है, उनकी इनिशिएशन वेलकम मैं खुद करता हूँ, और हम उनको बता भी देते हैं मरीजों को कि जी इनके बगैर हम कुछ नहीं है। अगर हमने घुटना भी डाल दिया तो ये आपका रगड़ा नहीं निकालेंगे तो आप ठीक नहीं होंगे। तो ये टीम वर्क है, टीम वर्क इज वेरी और इंपॉर्टेंट। दिस इज एसेंशियल। और फिर हमें ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे KKT शुरू हुआ हुआ है, मैं उसको कहता हूँ खान का टोटका। ये एक अफरीदी साहब हैं जो टोरंटो में बैठे हुए, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये मशीनें लगा रही हैं अल्ट्रासाउंड की, और वो कहते हैं ये स्कोलियोसिस भी हम ठीक कर देते हैं। और उनका स्टैंडर्ड ये है कि नेक का एक्सरे करते हैं और हर एक को कहते हैं आपका एक मोहरा टेढ़ा है, हम आपको ये रिपोर्ट कनाडा भेजेंगे, वो कंप्यूटर से चेक करके हमें भेजेंगे कि कितनी शुआएं लगनी है आपको, और फिर आपकी गाड़ी और आपकी जेब देख के हर सेशन के अलहदा पैसे लिए जाते हैं। एंड एक के बजाय अब 4-4 बन गए हैं। लोग सर्जरी के नाम से भागते हैं, फिर प्लाज्मा टीके लगा रहे हैं, स्टेम सेल लगा रहे हैं, ओजोन के टीके लगा रहे हैं। अब आई एम अ मेंबर ऑफ AO स्पाइन, चेयरमैन ऑफ मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। मैंने ये ओजोन वगैरह की बात इंटरनेशनल मीटिंग में की तो उन्होंने मेरा मजाक ही बना दिया। अब यहाँ ड्रग कंपनीज के खर्चे पे जाते हैं 4-6 हफ्ते के टूर्स पे आके एक्सपर्ट बन जाते हैं, एंड दे आर मिंटिंग मनी। और क्योंकि सर्जरी के बारे में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसकी रीज़न ये भी है कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ सर्जरी नहीं है, लोग ख़राब भी होते तो वो सर्जरी से भागते हैं। एंड समटाइम्स वही बात है डॉक्टर आमिर कि आपको उस डायग्नोसिस में पहली बार डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल से हो रहा होता है, सेकेंडली वो गलत गाइडेंस जब मिल जाए और फिर इंसान ऑपरेशन से तो भागेगा, इतनी पेन प्रोसेस है वो सारा, फिर उसके बाद भी ठीक ना हो, इट्स अ प्रोसेस अगेन फॉर द पेशेंट, राइट? तो वही बात है, ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन दैट ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी फील्ड में हो, यू नीड टू बी वेरी अपफ्रंट एंड क्लियर कट। एग्जैक्टली। बहुत जरूरी और एक डॉक्टर के लिए ना सिर्फ ब्लैक और वाइट होता है, हाँ, देयर इज नो no in ग्रे between. इन योर Yes. लाइफ। चाहे आप मेडिकल के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर डीड्स, कि आप क्या कर रहे हैं, वेदर इट्स एनी पेशेंट, कोई भी पेशेंट है उसके लिए ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि अगर अल्लाह ताला उसको एक अच्छा डॉक्टर भी नसीब कर ऐसे दे, ही है। कि जब आप बीमार That's हो also a blessing. तब आपको कुछ मिल जाए, कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो आपको प्रॉपर्ली एड्रेस करे ऐसे कि ही। आपका इशू क्या है, एंड सेंड टू यू मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट डॉक्टर, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपसे साइबर नाइफ के बारे में ही सवाल करना चाहूँगी अब, कि ये साइबर नाइफ मशीन का आइडिया कैसे आया, हाँ मतलब किस तरह से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई इन द घू की, उसके बारे में आप बताएं। मैं कराची गया हुआ था जी किसी अपने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स की मीटिंग के लिए, तो तब मुझे इसका पता लगा, तो मैंने कहा कि मैं जाके देखूं। मैं गया, जाके मिला डॉक्टर तारिक, थॉरो प्रोफेशनल हेड है वहाँ के। उन्होंने मुझे दिखाया सारा, और उन्होंने कहा कि जी जो हमारे मरीज़ हैं, हम कोई 1000 के करीब हर साल करते हैं ट्रीट, हमारा भी टारगेट यही है। उसमें से 33% शौकत खानम लाहौर से आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ इलाज तो फ्री हो रहा है, पर गरीब का लाहौर से आना, कराची में रहना, खाना पीना, वापस जाना, ये तो अच्छा खासा खर्चा है। तो क्यों ना हम एक ये सिस्टम लाहौर में करें, जहाँ पे फिर लाहौर का शौकत खानम और सारा KPK का मरीज़ कम से कम यहाँ आएगा, शुमाली पंजाब वगैरह से आएगा। ये था सारा पॉइंट, और उस पे फिर हमने ये अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया जी, और $4 मिलियन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की आवाम ने दिए, और वो लग गई। और कराची वालों ने गाइड किया
ये जो आपको पता है जिस कमरे में ये मशीन लगी हो उसकी दीवारें 6 फुट चौड़ी कंक्रीट की होती हैं ताकि शुआएं बाहर ना आए। वो भी उनके आर्किटेक्ट ने हमें बताया। और फिर इतनी मुखालफत हुई, लोगों ने यहाँ तक जा के कहा, डोनेशंस जब वो लेने जाते थे अपनी इदारों के लिए, कि जी ये तो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इसका कैंसर की मशीन से क्या काम, आप इसको मत पैसे दें, ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। फिर मैंने उन साहब से कहा कि यार आपके काम में अल्लाह बरकत डाले, पर किसी की लाश पे खड़े होके बड़े होने की तो कोशिश ना करें। पर अल्लाह जब चाहे तो हो जाता है जी, और अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। वो इज्जत देता है, वो इज्जत लेता है। बिल्कुल सही। और अब अल्लाह के फजल से जी वी आर सो हैप्पी कि ऐसे ऐसे मशीन, ये हमारा भाई सामने बैठा हुआ है, कि वरना इनको कराची जाना भी पड़े तो देखें परदेस है, बंदा ख्वार हो जाता है। अपना घर है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक सा है, पूरा एक प्रोसेस है। और इसी से अब जैसा डॉक्टर आमिर बता रहे हैं, कैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी अभी कोई लेट्स से जैसा चेकअप्स होते हैं, या आपको अभी भी कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, या कुछ अपडेटेड रहना पड़ता है, या इट्स ऑल नॉर्मल नाउ? जी मुझे अभी भी चेक करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि आप हमारे राब्ते में रहना। ठीक है, वैसे तो मैं क्लियर हूँ वहाँ से, अल्लाह का शुक्र है। मगर जो डॉक्टर फातिमा बतूल हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। उन्होंने कि आप अभी भी हमारे राब्ते में रहना, आपने हमें छोड़ना नहीं है। अब 6 माह के बाद आपने दोबारा आना है, हमें चेक करवाना है, फिर 6 माह के बाद, इस तरह मैंने राब्ते में अभी भी रहना है उनके। सही, ये क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ। ये एक तो पहली चीज़ होती है, जब आप किसी भी बीमारी या कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे होते हैं ना, हम घर पे ही फौरन से कोई ना कोई टोटका कर लेते हैं, राइट अबीरा? और फिर तो वैसी ऐसी चीज़ है कि बहुत लेट डायग्नोस ये मेजर एक आपकी डायग्नोसिस है। फिर अगर आप रिकवर भी हो जाते हैं, विच इज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, आप रिकवर हो गए, बट उसकी कहते हैं ना अपडेटेड रहना, आप अपने रेगुलर चेकअप्स करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली फॉर पीपल इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स वी नीड टू अर्ज दैट, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ईजी ले लेते हैं। एक दफ़ा दिखाया, क्लियर हो गया, तो हम लोग वो कहते हैं ना साल में एक वो रेगुलर बॉडी के कोई या तो होते हैं टेस्ट है या कुछ है, फॉलोअप्स हैं, चाहे डेंटिस्ट के जाना हो गया, कुछ भी हो गया, हम वो नहीं करते। उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर आमिर, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि डू यू थिंक वी एज ए नेशन लैक दैट? एब्सोल्युटली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत से पनाह मांगी, और हमारे लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और हम जो प्रोफेशनल्स हैं और जो सोशल मीडिया वाले हैं, इनके लिए इनका फ़र्ज़ है कि इनकी अवेयरनेस, आगही लोगों को दे कि अब अल्लाह ने इसको शफा दे दी, बट देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ रिकरेंस। तो इसलिए अंडर विजन ज़रूर रखें। आपको मैं ये बताता चलूँ कि हर वक्त पैसा मांगना, इकट्ठा करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। हमने फिर सोचा कि हम कुछ ऐसे काम भी कर लें कि हमें घुर्की को एक सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर हो जाए, मरीजों की खाल उतारे बगैर। सो हमने क्या किया जी, हमने सोचा कि हम एक अपना मेडिकल स्कूल बनाएं। उसके लिए फिर हमने क्या किया कि बोर्ड वाले इकट्ठे हुए, हमने ये प्लान किया, अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं जिसकी सारी इनकम घुर्की हॉस्पिटल को जाएगी। डोनेशन सब दे रहे हैं, और लोगों से मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि आएँ, देखें, हमें सपोर्ट करें, बट इट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ इनकम। टॉप क्वालिटी की टीम होगी। हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी एक और मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड था, जिन्होंने 20 साल के बाद आके अब माथे पे आंखें रख ली। सो वो ख़त्म हो गया। तो ये पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा पाकिस्तान में, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ठीक है। जिसकी इनकम भी मरीजों पे और हॉस्पिटल पे लगेगी। फिर हमने एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बनाया, टॉप क्वालिटी प्राइवेट रूम्स। सो जो अफोर्डिंग लोग हैं उनका वहाँ ऑपरेट करते हैं, और वो पैसे भी हॉस्पिटल को जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत तो ये हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते होंगे कि डॉक्टर आमिर अजीज से तो हमने ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन हम ट्रस्ट हॉस्पिटल में नहीं करवाना चाहते। तो उस सूरत में आपके पास एक ऐसा एग्जीक्यूटिव लाउंज या ऐसे एग्जीक्यूटिव पैनल होना चाहिए कि जहाँ पर लोग पे करके आपसे वही सर्विसेज लें। डेफिनेटली डॉक्टर की सर्विस तो वही रहती है, लेकिन कुछ लोगों को वो होता है ना कि हम ज़रा ज़्यादा लग्जरी में। आपने ऐसी ज़बरदस्त बात की,
लोगों का ख्याल है जी ये ट्रस्ट हॉस्पिटल है, खैराती इदारा है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम उनको कहते हैं आएँ, प्लीज़ विजिट आवर थिएटर्स, प्लीज़ विजिट आवर एग्जेक्टिव रूम्स। जब वो अबीरा देखते हैं वो कहते हैं जी कमाल है, ये तो लाहौर में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर हम कहते हैं जी आके देखें तो आजमाइश शर्त है। और वही बात है कि if someone can afford it then why not, क्योंकि हर किसी की हर क्लास के हिसाब से लोगों को फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फैसिलिटीज जहाँ पर आपको अच्छी मिल रही हो तो हिबा मेरा ख्याल है वहाँ पे हाँ, आपको पे वहाँ you करना don't चाहिए। mind paying हाँ, even। वहाँ पर पे करना चाहिए जहाँ पर आपको पता है कि फ्रूटफुल है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू, और हम अपने चैनल की तरफ से भी आपको सलाम पेश करते हैं। लेकिन आप आखिरी नोट क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में, हमारे शो के बारे में और हमारी कौम के लिए भी? पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे साथ गुफ्त, हमारे दिल के फपोले फोले। कौम के लिए ये है जी कि इस मुल्क से ज़्यादा बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, पर हम वो नाशुक्री कौम है जिसने इस मुल्क की कदर नहीं की, जिसने अल्लाह से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। पर हमारी एक और प्रॉब्लम है, हम कहते हैं हम खुद तो ड्राइंग रूम में बैठे रहें और दूसरे लोग हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये नहीं होगा। नहीं हो सकता। हर एक पे फ़र्ज़ है कि अपने अपने हिस्से की शमा जलाता रहे, अपना नीश जो है छोटा उसको ठीक करे, एंड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग। यू मस्ट पुट योर मनी वे योर माउथ इज। अपने काम में एक्सपर्ट हों, इस मुल्क के लिए कुछ करें। ये सोचें कि इस मुल्क के लिए आपने क्या किया, ये नहीं सोचें कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया। बिल्कुल। मैं बाहर रह के ट्रेनिंग लेके आया हूँ, यकीन कीजिए अगर पाकिस्तान ना हो तो आप जाके फ़लस्तीनियों से पूछें उनका क्या हाशर होता है। बिल्कुल तो हमारा तो मान है ये मुल्क, इसके लिए जान भी माल भी हर चीज़ हाजिर है। और आप लोगों को अल्लाह पाक हिम्मत दे कि आप इसी तरह पाकिस्तान की जो मुस्बत पॉजिटिव साइड है वो दिखाते रहें, लोगों में होप इंस्टिल करते रहें, और अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क इंशाअल्लाह, हम रॉक बॉटम पे हैं, वी कैन ओनली राइज। इंशाल्लाह वी कैन, वी डू हैव द कैपेसिटी। बट वही बात है कि आपने बहुत अच्छी बात की डॉक्टर आमिर कि एज ए नेशन हमारा तभी बनता है, यू नो, मुल्क भी लोगों से बनता है। अब आप अपनी इंडिविजुअल एफर्ट नहीं डालेंगे तो फिर आप मुल्क को क्यों करेंगे कंप्लेन, और क्यों आप कहेंगे कि हमारे यू नो हुकूमत का ये इशू है या लोगों का ये इशू है। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिर फॉर बीइंग ऑन द शो एंड गिविंग अस टाइम, एंड थैंक यू कैसर कि आपने भी टाइम निकाला और आप आए, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। और वही चीज़ हमने एक, जैसे कहते हैं ना, इस सारी बातों की एक बात ये है कि आप डेडिकेटेड रहें जो भी चीज़ कर रहे हैं, और ऑनेस्टी के साथ चल के करें काम। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और हम अपने शो के थ्रू भी हमारे पाकिस्तान की खूबसूरत लोग, खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाते हैं, और उम्मीद है आपको डॉक्टर आमिर अजीज़ से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। अभी हम इनको सलाम पेश करते हैं फॉर द वर्क यू आर डूइंग, और हम ब्रेक के बाद कुछ नए गेस्ट के साथ आपसे मिलेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम लोग ब्रेक से पहले बता रहे थे कि हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद हैं, एंड यस लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर फर्स्ट गेस्ट, योगी नईम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अब फैशन रिलेटेड भी हिबा कुछ गेस्ट ऐड हो गए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ईशा राजपूत, जो कि CEO एंड फाउंडर हैं द नेल हाउस की, और ये दुबई और चाइना से ट्रेंड हैं। वेलकम टू द शो। एंड वी हैव नायाब, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड एस्थेटिक क्लिनिक भी है इनका अपना। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, मैं सबसे पहले योगी नईम से अब बात करना चाहूँगी योगा के बारे में। व्हाट इज़ योर इनसाइट? क्या आपकी फर्स्ट इनसाइट होती है जब आपके पास कोई पहली दफ़ा क्लाइंट आता है कि मुझे योगा करनी है, तो आप उसको किस तरह से पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं योगा से? बहन, योग करने के लिए लोग कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए भी आते हैं हमारे पास, कुछ लोग फिटनेस के लिए भी आते हैं, और कुछ लोग इसको सीखना भी चाहते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट वे में आपको बताऊं कि योग है क्या। योग आपको, आज इंसान बिछड़ा हुआ है अपने आप से, फिजिकली जहां मौजूद है मेंटली मौजूद नहीं है। योग इंसान को जोड़ता है अपने साथ।
हम तन्हाई में जब बैठे होते हैं और दूसरों के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं जो मौजूद नहीं होते, ये आज का सबसे बड़ा मर्ज़ है। यहाँ इंसान पास्ट में है या फ्यूचर में है, कल को मैंने क्या करना है और कल क्या हुआ था। कितनी गहरी बात कर रही है ये इतने से सेंटेंस। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का, जिसकी वजह से आपके अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं, जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। आपके ब्रेन के ज़रिए से चलते हैं, सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो चुके हैं। इंसान मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकल इंसान ख़राब तब होता है जब सॉफ्टवेयर इशू होता है। तो योग इंसान को लम्हा मौजूद में लेके आता है, जोड़ता है लम्हे के साथ, हाज़िर करता है। जहाँ पे इंसान फिज़िकली मौजूद है, मेंटली मौजूद हो जाता है। जब आप मेंटली मौजूद होते हैं तो फिर आपके अंदर जब सारे फंक्शन काम करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारते हैं जी। आपको ज़रा भी फिर ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और मेडिसिन से आपका छुटकारा हो जाता है। और आपकी सांसें जो हैं, इंसान के दिमाग की जो खुराक है वो ऑक्सीजन है, 80% आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं लेते। तो हम कैसे एक्टिव होंगे? आपने देखा जब आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो खुद ब खुद एक लंबी सांस आती है। सही ऐसी है वो कहते हैं ना, और अगर आप भरने लग जाते हैं। वो एक कॉशन होता है, वो एक कॉशन होता है कि भाई आपकी जो ब्रेन है उसकी डाइट पूरी नहीं है, आप लंबी लंबी सांसें लें, तो हम लेते नहीं है। और वही अगर आप वॉक करने निकल जाओ या थोड़ी सी भी हवा ले लो आधे घंटे की जॉगिंग से या कुछ भी, तो आप, सही वाली बात है, यू फील रिफ्रेश्ड। ऐसे ही है। हम वॉक भी जब करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कोई सॉन्ग लगा लें और हम कहीं खोए रहें। हाँ। अच्छा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। उसका इफेक्ट क्या आएगा? ओके। लोग कहते हैं मतलब मैं वो इतनी वॉक solitude करता हूँ, नहीं फायदा मिलता। कोई नहीं हो रहा। तो फायदा क्यों हो? आप तो अपने Right. साथ नहीं है। अच्छा। आप जहाँ पे जो कर रहे हैं उसमें आप मेंटली इन्वॉल्व नहीं है। आप जब तक मेंटली इन्वॉल्व नहीं होंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप चाहे जिम कर लें, आप योगा कर लें, आप वॉक कर लें, आप फिजिकल कोई भी फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर लें, सबसे अहम चीज़ जो है वो आपका मेंटली इन्वॉल्व होना है। जब आप मेंटली चाहते हुए कुछ भी करते हैं तो आप उसमें फिर इन्वॉल्व होकर जो करते हैं उसका रिजल्ट फिर बहुत ज़्यादा होता है। आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे से ये योगी नईम ने हमें इसके बारे में और इसी की मैं कंटिन्यूटी आपसे थोड़ी देर में दोबारा पूछूंगी कि आपने कहा ना एक ट्रीटमेंट के लिए भी लोग आते हैं, मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगी। बट बिफोर दैट नायाब, आई वुड लाइक टू आस्क यू, सिंस यू नो यू आर इनटू एस्थेटिक्स, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेशियल्स? पाकिस्तान में लास्ट 5 साल से इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ हुआ है, 5 ईयर्स से, और मुझे 8 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। और लेकिन अभी तक ना लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं आई कि कॉस्मेटोलॉजी क्या है और डर्माटोलॉजी क्या है। राइट। ठीक है, जो फेशियल्स की आप बात कर रही हैं वो मेडिकेटेड फेशियल्स हैं हमारी फील्ड में। ठीक है, वो एक ब्यूटिशियंस की तरह, उस तरह से एक जो सैलॉन्स पे फेशियल्स होते हैं, ये वो फेशियल्स नहीं हैं। क्लीशे। बिल्कुल। और मैं वैसे भी इनकी अगेंस्ट हूँ। जितनी ये सैलॉन्स वाली वो मेरे अगेंस्ट है, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट बात करती हूँ। क्योंकि मैं ब्लीच के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, वैक्सिंग के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। ऑब्वियसली ये चीज़ें सैलॉन में होती हैं। मुझे भी समटाइम्स कॉल्स आती है, आप पेडी मैनी करती हैं? मैंने कहा जी नहीं जी, ये क्लिनिक है, ठीक है, यहाँ पे पेडी मैनी नहीं होता। ब्लीच के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैं लोगों को मना भी करती हूँ कि प्लीज़ ब्लीच यूज़ मत किया करें। जो फेशियल्स करवाते हैं उसमें आप सब कुछ करवाएं, लेकिन एक ब्लीच ना करवाएं। और हमारी फील्ड में कॉस्मेटोलॉजी में लेज़र से फेशियल्स होते हैं। ठीक है, सीरम्स के साथ फेशियल्स किए जाते हैं, और लेज़र की कुछ और टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे फेशियल किए जाते हैं। तो काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि एस्थेटिकली हम लेके चलते हैं, और उनको ज़्यादा बेनिफिट है बजाय हम एक सैलून पे जाके हम 10 रुपए की ब्लीच लगवा के अपनी स्किन का बड़ा टॉक अबाउट सीरम्स, ठीक है, उसमें स्किन केयर आ जाती है। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू यूज? आर दे सर्टिफाइड? हाँ, और मैं इस पे ये चीज़ भी पूछना चाहूँगी कि आपने मेडिकली वो भी ऐड किया, सो डू यू हैव सम डॉक्टर्स ऑन योर पैनल फॉर योर एस्थेटिक्स? यस, मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं, एक प्लास्टिक सर्जन है और एक डर्माटोलॉजिस्ट है और एक मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, 3 लोग हैं। ठीक है, जो डर्माटोलॉजी की तरफ जैसे कोई डिजीज़ है, लाइक एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, तो वो स्किन इश्यूज़ हैं, उनको प्रिस्क्राइब करनी है मेडिसिन, ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकती, तो वो मेरे जो डॉक्टर हैं वो करते हैं। अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, लाइक जैसे कोई हमने बोटॉक्स करवाने हैं, फिलर्स करवाने हैं, नॉन इन्वेसिवली मैं करती हूँ, इन्वेसिवली वो करता है, तो मैं सर्जन के पास उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। हम सबके अपने पार्ट्स हैं। ठीक है, लोगों को ज़्यादातर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर लोग जो नॉन सर्जिकल या नॉन इन्वेसिवली काम करवाना चाहते हैं तो वो बेसिकली उनके लिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट बेस्ट है।
जो आप सैलून से एक स्टेप ऊपर जाना चाहें तो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास बिल्कुल, ये जाएं। बहुत बेहतर है कि जब आप किसी बेसिक बिल्कुल सलॉन्स पर जा रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बिजनेस बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग देयर पार्ट, Yeah. और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने सेक्टर में करें, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू स्टेप अप और आप एस्थेटिक्स की तरफ जाएं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये बहुत रेयर है हिबा कि आपके पास मेडिकल टीम भी मौजूद हो। और मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी ईशा, एज यू आर CEO ऑफ नेल बार, तो आप मुझे बताइएगा कि नेल्स के बारे में आपको क्या शुरू से शौक था, बिकॉज दैट्स वेरी रेयर, और ये बिल्कुल रीसेंट ट्रेंड्स आए हैं कि लड़कियां अपने शौक और मर्जी के मुताबिक acrylics और उन acrylics सब पे जा रही हैं। सो आपने सर्टिफिकेशन भी की है फ्रॉम दुबई एंड चाइना, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बेसिकली ये आइडिया तो मुझे चाइना से मिला है, ठीक है, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। तो ये जब आइडिया मेरे पास आया है तो इन 2016-2017 इन पाकिस्तान ये इतना ट्रेंड नहीं था, ये रिसेंटली कोई 4-5 साल हुए हैं इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, नेल आर्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया। तो बचपन से शौक होता है बच्चों को नेल्स का, तो वो उन बच्चों में से थी जिनको शौक था कि मतलब नेल्स लगाने हैं, ये करना है वो करना है। तो जैसे ही मतलब आप ट्रैवल करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, तो आपको आइडिया होता है कि डिफरेंट जो है मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब पाकिस्तान में नहीं थी। तो फिर मेरा एक ये आइडिया था कि इसको पाकिस्तान में मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अच्छा। सो दिस वाज माय पार्ट के यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। एक्रेलिक्स हैं, एक्रेलिक्स में बहुत सारी वैरायटी डिफरेंस है, और उसमें एक्रेलिक्स के अलावा ये भी है कि हम जेली नेल्स भी करते हैं, हमारे पास सॉलिटेड नेल्स भी होते हैं, ठीक है, हमारे पास काफ़ी टाइप अब की तो बड़े फैंसी और बड़े मजे के नेल आर्ट्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है कि बिल्कुल काफ़ी फैंसी टाइप के नेल्स आ चुके हुए हैं, और उसमें नेल आर्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हमारे पास फ्रेंच होता है, क्रोम होता है, इसके अलावा ओम्ब्रे बहुत ज़्यादा आजकल जो है ट्रेंड में है, ठीक है। तो जब हमने किसी को गाइड करना होता है तो हम उन्हें प्रॉपरली फ्रॉम द 0 to the 100 उनको प्रॉपर सारा गाइड करते हैं। इनकी जो आफ्टर केयर होती है, हमने उनको क्लाइंट को वो भी गाइड करना होता है। अच्छा, वही बात है ना जो ईशा ने बात की है कि जब लड़कियां कहते हैं ना फैशन है, मेकअप है, स्किन केयर, वहाँ पे आई थिंक आपकी जो नेल्स की भी एक हाइजीन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। एंड यू नो योर गो टू नेल कलर विद योर आउटफिट्स, वो भी एक बड़ी एक नेसेसरी चीज़ है फॉर अ गर्ल। आई थिंक इट गोज विद योर एंड इट कंप्लीट्स योर आउटफिट। अच्छा, जहाँ हम बोटॉक्स और फिलर्स की बात कर रहे थे नायाब, देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे लोग फिलर्स करवाते हैं एंड फिर फिलर्स निकलवाते भी हैं, ठीक है। एक तो उसकी मुझे थोड़े व्यूअर्स को क्लैरिटी दें कि इज़ दैट ऑल्सो अ प्रोसेस कि आप फिलर्स निकलवा भी सकते हो। एंड सेकेंडली कई दफ़ा ये होता है कि आप एक सर्टेन एज में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा बोटॉक्स या फिलर्स कराए होते हैं उनकी चेहरा सैग करने लग जाता है। व्हाई इज़ दैट? डिपेंड करता है आपने फिलर्स और बोटॉक्स करवाए किससे, पहली बात, ठीक है। डॉक्टर का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं, ठीक है। सब हाथ एक जैसे नहीं होते, सारे शेफ़ एक जैसे नहीं होते, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। तो आप जो बात करी थी कि फिलर्स जो निकलवाना है वो निकालते नहीं है, वो डिज़ोल्व करते हैं, समटाइम्स सूट नहीं करते पेशेंट को, और ब्रूजिंग भी हो जाती है, और ऐसी गंदी ब्रूजिंग होती है कि वो लाइफ टाइम भी चलती है, ठीक है। अब इतनी पॉइंट का बीच में इंचेस का हिसाब होता है कि आधा पॉइंट भी इधर से इधर इंजेक्शन चला गया तो मसल डैमेज हो सकता है, फिलर ज़्यादा चला गया, पॉइंट ज़्यादा चला गया तो तब भी शक्ल ख़राब हो सकती है, पैरालिसिस की तरफ भी चले जाती है, बहुत ज़्यादा बहुत डैमेजेस होती हैं। तो फिलर्स डिज़ोल्व किए जा सकते हैं, लेकिन जो ब्रूजिंग रह जाती है फिर उसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल किए हैं, काफ़ी नामवर हमारे डॉक्टर्स ने फिलर्स ख़राब किए, फिर पेशेंट्स मेरे पास आए और मुझे काफ़ी मंथ्स लगे उनकी स्किन दोबारा ठीक करने में। और जहाँ सैगिंग की बात है, देखिए ये जो आपकी लाइफ है और ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है और हमारी एजिंग साइंस हैं, ये सब कुछ एक मिल के हमारी स्किन को सैग कर रही है। बिल्कुल, एक टाइम आना है स्किन ने सैग करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से हमारी हर चीज़ नीचे को फॉल करेगी, ठीक है। तो स्किन ऑब्वियसली सैग करेगी, हम कोई भी चीज़ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि हम उसको रोक सकते हैं। हाँ, सर्जरी करते हैं, लास्ट हमारे पास एक ही हल होता है, हम सर्जरी करते हैं, फेस लिफ्टिंग की सर्जरी करें। अब वो भी हमारे 10 साल निकाल देगी, उसके बाद हमें दोबारा वहीं पे लेके आना पड़ेगा। तो बोटॉक्स और फिलर्स मैं रेकमेंड नहीं करती, क्योंकि
ऑब्वियसली लोग इंसिस्ट करते हैं तो मैं उनको फिर आगे ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि जी अब आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या सर्जन से कंसल्ट कर लें। उससे बेहतर ये है कि आप रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे आ जाएं। रेडियो फ्रिक्वेंसी फेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है फॉर फेस लिफ्टिंग। अच्छा, आप अपने फेस को नॉन सर्जिकल तरीके से एक It's a मसाज treatment? What is it? इट्स अ लेजर। इट्स इन हाइड्रोफेशियल में भी होता है हाई फ्रीक्वेंसी, वो बहुत Pinching सी होती है। वो इतनी लाइट होती है कि वो अच्छा। ना होने के बराबर है। सही। वो तो आप ना भी करवाए ना तो नो इश्यूज, वो हमारे ये ड्रामा बन गया हुआ ना है salons कराए, पे। हाँ, कोई खर्चा ना करे उस पे। बिल्कुल, नहीं, मैं तो वो खुद उसकी- मैं तो खुद देखिए, उसका खिलाफ कोई हूँ। फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे हाई इंटेंसिटी की रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज करने की आदत है। मेरे लिए मेरे पास हाइड्रा फेशियल है, मैं उसमें उसको देखती Right. भी नहीं हूँ कि इसने करना ही कुछ नहीं है। Exactly. हाइड्रा फेशियल की मशीन में मेन काम सक्शन का है और सीरम्स का है, दैट्स इट। इसके और अलावा मुझे कुछ लगता भी है नहीं जहाँ तक आप अच्छा स्किन केयर यूज कर रहे हो या कुछ मास्क, तो ये चीजें आपकी स्किन केयर में ऑलरेडी हैं, तो वो चीज कवर अप हो जाती है। एंड नायाब, वी विल कंटिन्यू टॉकिंग टू यू। अभी हम जहाँ फैशन की बात कर रहे हैं और कपड़ों की बात कर रहे हैं, वीरा एंड ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ आपको कपड़े भी मिले और ज्वेलरी भी मिले, तो इससे अच्छी क्या कॉम्बिनेशन और हो ये सकता वन है? स्टॉप जो सोल्यूशन है ना, उसके बारे में अंबर कुरैशी की रिपोर्ट है, तो आइए चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अंबर कुरैशी और मैंने आज सोचा कि क्यों ना कुछ ऑफिस से बाहर जाया जाए और थोड़ी सी की जाए शॉपिंग, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और मेरे फैमिली में भी एक बहुत क्लोज शादी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ शादी की तैयारियां की जाएं, थोड़ी सी शॉपिंग की जाए, थोड़ी सी एवरीडे जो हमारी रूटीन है उसके लिए भी मुझे कपड़े चाहिए थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मेरे साथ साथ मैं आप लोगों को भी शॉपिंग करवाऊँ और आपको बताऊँ कि मैं आज कहाँ से शॉपिंग करने आई हूँ। सो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ इस वक्त शाहबानो के आउटलेट पर और मैं देखने लगी हूँ कि मुझे अपने फेस्टिव वेयर के लिए क्या चाहिए और एवरीडे जो रूटीन में मुझे कपड़े चाहिए उनके लिए मैं क्या सेलेक्ट करती हूँ। सो आप भी मेरे साथ देखते रहिए। दिस ग्रीन कलर इज़ वेरी नाइस, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि आजकल ग्रीन इज़ वेरी इन, और ये शॉल्स भी बहुत खूबसूरत हैं वेलवेट पे। तो यू नो कि वैसे ही इस मौसम में वेलवेट बहुत खूबसूरत लगती है। और आई लव दिस ग्रीन एज वेल। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मुझे क्या चूज़ करना है। अच्छा, पेस्टल्स में भी बहुत प्यारी कलेक्शन है, और क्योंकि अगर दिन का फंक्शन होगा तो पेस्टल्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। Assalamualaikum. How are you? I'm good. How are you? I'm perfectly fine. अच्छा, मुझे बताइए कि नई कलेक्शन आपके पास क्या आई है इस वक्त? अच्छा, इस वक्त क्योंकि फेस्टिव सीजन भी हाँ. है एंड द स्प्रिंग समर इज कमिंग इन, so we introduce few pret wears and definitely formals and luxury pets. वेरी नाइस। तो ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये होता है कि हमारे वर्किंग लेडीज़ के पास टाइम नहीं होता। सो रेडी टू वेयर में हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ओके फाइन, हम कुछ कैजुअल्स हमारे पास हैं और कुछ हमने वेस्टर्न वेयर फ्यूजन्स इंट्रोड्यूस करवाया है दिस टाइम। दिस इज द फर्स्ट टाइम। सो आपको इसमें ये कि आप डेली वेयर भी यू कैन लुक फॉरवर्ड और आप उसको आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ वियर जो मैं आपको बताऊंगी, इस वक्त भी मैंने शाबानो का ही एक आउटफिट पहना हुआ है और दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आपने रूटीन में डेफिनेटली दिस आउटफिट है, आप यू कैन गो एंड यू नो वेयर आप एट योर वर्क, और उसके बाद इफ यू गोइंग टू अ टी तो आप एक स्मार्ट वेयर है ये बिल्कुल पहन सकते हैं। हाँ, एंड वी कॉल्ड इट अ वेरी स्मार्ट वेयर कलेक्शन। यस। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपने नई जो इंट्रोडक्शन की है कलेक्शन, वो किस हवाले से खास तौर पे? डेफिनेटली कुछ तो लग्जरी प्रेट है, ठीक है, एंड इट हैज़ अ टोटली एथनिक ईस्टर्न लुक। और उसके बाद देयर इज़ अ फ्यूजन, इसमें पॉट सेट्स हैं हमारे पास जो कि सॉलिड्स के अंदर भी हैं और उसके अंदर प्लेन्स में भी हैं और कुछ प्रिंट्स भी हैं। सो अगर आप जा रहे हैं, मतलब अगेन ये एक्चुअली मैं बता दूं, मैंने जाना है एक शादी पे, 2 फंक्शन से, एक रात का एक दिन का है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना चाहिए? ओके फाइन, मैं आपको एक डे वेयर आई हेल्प यू टू गो एंड सेलेक्ट इट, एंड एक हम आपको एक अच्छा सा एथनिक वेयर देंगे। So what about this one? I really love it. Color बहुत खूबसूरत है। This is a very nice green with the crush pants. Yes. You look very smart in it. Yes. और बहुत ही शिक है, सीरियसली बहुत क्लासी है। एंड डेफिनेटली आप इसको किसी इवेंट पे भी पहन सकते हैं, इवन यू वांट टू डू सम बर्थडे, यू आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। यस, उस पे भी चल सकता है। वेरी स्मार्ट। हाँ, बहुत अच्छा, इसको ट्राई करूंगी लेकिन बाद में। तो ये तो एक मैंने फाइनल कर लिया है जो कि मैं शाम के फंक्शन के लिए पहन रही हूँ। सो व्हाट अबाउट एनीथिंग जो कि हम दिन में पहन सकें? अगर आप किसी बारात या आप निकाह के इवेंट पे जा रहे हैं, सो यू नो दिस व्हाइट इज इन,
सो इट हैज़ ऑल द हैंड एम्बेलिशमेंट, और हमारा ये भी होता है कि हम bespoke पीसेस को इनकरेज कर रहे होते Very हैं. nice. We're not going for the commercial pieces. So definitely it's a very nice combo with the plazos, और उसके साथ एक प्रॉपर दुपट्टा है और it has a very traditional look. इसके अंदर उसकी किरण हुई हुई है, बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड भी नहीं है, बट एक क्लासिक मिनिमलिस्टिक बहुत अच्छी लुक है जिसको आप ज्वेलरी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं. हमने ज्वेलरी शुरू की हुई है, लॉन्च अभी नहीं की. अच्छा, इसका मतलब है कि मैं ज्वेलरी के पीसेस भी यहाँ से ही लेके जा सकती हूँ. आप इंक्लाइन करके कंबाइन करके हमारी ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और हमारी ज्वेलरी हमारे जोड़ों के साथ कॉम्बिनेशंस के साथ डिजाइन हुई हुई है. वेरी नाइस. तो ये तो हो गई जनाब उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, तो वो यहाँ पर आके सारी कलेक्शन ले सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आपने कोई अपनी पसंद के पीसेस बनवाने हैं तो वो भी आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं. अच्छा शाबानो, वन लास्ट थिंग ये बताइए कि कौन से कलर्स इस वक्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हैं और कौन से कलर्स को हमें लेना चाहिए? अच्छा देखिए, डेफिनेटली अब जो कॉम्बो है ना वो ब्राइट एंड पेस्टल्स का मिक्स है टेस्ट के अकॉर्डिंगली ट्रेंड के अंदर. सो डेफिनेटली गो फॉर द ब्राइट कलर्स एंड गो फॉर, क्योंकि मैं अब कह रही थी समर इज कमिंग, तो डेफिनेटली गो फॉर पेस्टल्स. यस, क्योंकि अब वाकई में मौसम चेंज हो रहा है. अच्छी आपने बड़ी मजे की बात कर दी कि मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम जैसे ही चेंज होगा क्या लेके आ रही हैं हमारे व्यूअर्स अच्छा, के वी लिए? आर कमिंग विद द लॉन एंड वी आर कमिंग विद अ वेरी नाइस कलेक्शन. हम हमेशा लास्ट टाइम भी इट वाज वेरी went very successful. It's called our Pristine RTW collection. So it has a very combo of a nice chikankari embroideries with the white chikankari pants and the white chikankari dupatta. वेरी नाइस. तो चिकनकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप समर्स में यहाँ पर आ सकते हैं. अभी के लिए आई एम गोइंग टू ट्राई दीज आउटफिट्स और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बाय देम. सो गाइज ये आउटफिट मैंने ट्राई किया है एंड दिस इज़ वेरी नाइस. बहुत ही शानदार है, कलर बहुत मज़े का है जो कि मेहंदी के फंक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है. और इसके साथ ज्वेलरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, सो वो भी मैं ट्राई करूँगी. एंड डेफिनेटली मुझे तो बहुत पसंद आया है. आई एम बाइंग इट और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा. सो आपने भी अगर इस तरह की तमाम तर चीज़ों की शॉपिंग करनी है, मज़े की कलेक्शन देखनी है, तो आप शाबानो को विज़िट कर सकते हैं. शाबानो यहाँ पर होती हैं, वो आपको बाकायदा टाइम देंगी, आपको एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरह कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है. तो व्यूअर्स, मेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई और मैंने बहुत कुछ खरीद लिया है, क्योंकि लेने तो मैं सिर्फ फेस्टिव वेयर आई थी, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी कलेक्शन है सॉलिड्स की, और जो अभी मौसम चेंज हो रहा है उसके हवाले से भी बहुत कुछ अच्छा मिल गया है. सो मैंने बहुत कुछ ले लिया है. और अगर आप भी लेना चाहते हैं तो शाबानो का आउटलेट है MM आलम पे, आप यहाँ पर आ सकते हैं, खूब शॉपिंग कीजिए. और टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान. अबीरा हम इसके बाद जा रहे हैं. बस डन है. और वैसे भी शाबानो इज माय फेवरेट. नहीं, वैसे भी जिस तरह मौसम का एक चेंज आ रहा है, समर्स आ रही है, तो आई थिंक लड़कियों का वो जो लॉन और वो जो कपड़ों का नहीं होता, हर एक आउटफिट रेडी होना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच आई कैन सी फोरसी. और पता है क्या इशू होता है सबसे ज्यादा हिबा, जब आपको कपड़े मिल गया ना तो ज्वेलरी नहीं मिलती है. नहीं मिलती. तो यहाँ पर शाबानो पे एवरीथिंग इज ऑन वन पैनल. इट्स लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन. और वो आपको एडवाइस कर रही हैं कि आप ये पहन ले, वो कर ले. दैट्स सो ब्यूटीफुल. लेकिन कभी-कभी ना ये चीजें बड़ी स्ट्रेसिंग और एग्जॉस्टिंग हो जाती हैं. तो मैं योगी नईम से पूछना चाहूँगी, आप बताइएगा जब आपके पास मतलब कोई क्लाइंट आता है विद सो मच स्ट्रेस, तो आप उसको ब्रीदिंग के बारे में क्या बताते हैं, और कुछ एक दो एक्सरसाइजेस बता दें हमें. बहन, जब कोई भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो पहले तो ये मानता नहीं है कि मैं स्ट्रेस में हूँ. परेशानी को हम स्ट्रेस समझते हैं. हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि आप स्ट्रेस है आपको, तो स्ट्रेस की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है. तो लोग कहते हैं नहीं, मुझे क्या स्ट्रेस है, मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, हर चीज़ है. स्ट्रेस को पहले समझना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेस ओवर थिंकिंग का नाम है. आपके ब्रेन की कैपेसिटी से ज़्यादा आप जब सोचते हैं तो ये स्ट्रेस है. उसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे आता है. ये जो मसल्स पेन होते हैं, ये जो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ मसाइल आते हैं, ये सारे का ताल्लुक स्ट्रेस के साथ है. क्योंकि जब भी आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर ट्रैफिक पड़ जाएगी थॉट्स की, आप जो सोचते हैं पूरे जिस्म सोचता है, आपका नर्वस सिस्टम पूरा सोचता है, आपके नर्व्स थिंक करते हैं. जब आपका ब्रेन की एक फोर्स काम नहीं कर पाती तो फिर आपकी पूरी बॉडी में ऐसे जकड़न हो जाती है, टाइट हो जाता है. फिर मसाइल आपके फिजिकली शुरू होते हैं, मेंटली डिसऑर्डर शुरू होते हैं. ये जो लोगों को आजकल प्रॉब्लम है IBS का, वो क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. ओके. तो वो सारे का सारा
ये स्ट्रेस से है। रिलेटेड। ये हम इसको कहते हैं ये सॉफ्टवेयर इशू है, मैकेनिकल इशू नहीं है। क्योंकि आपकी गट हेल्थ भी रिलेटेड ही होती है जी इससे। जी, इंसान का जो सिस्टम है पेट का, आंतों का, अगर आप उसको देखो ब्रेन के साथ ताल्लुक है। मेडिकल इसको कहता है सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी। राइट, सही। आप यहाँ से डिस्टर्ब हैं तो यहाँ से भी डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल, एंजाइटी का वैसे भी बहुत असर ठीक है। पड़ता है आपके। अब स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा कि हमें थॉटलेस पोजीशन को लाना होगा। हमें जो आपका लम्हा मौजूद है, प्रेजेंट मोमेंट है, इसको लाना होगा, तो ही स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत बड़ी गलती ये है कि हम अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको देख रहा हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट है। मैं आंखें बंद करके आपको देखूंगा तो ये थॉट है। राइट। मैं यहाँ से जाके आपको देखूंगा तो ये थॉट है, ये पास्ट है या फ्यूचर है। जब भी आप किसी भी जगह पे मौजूद हैं तो पहले आप उसके साथ अटैच हों आंखों के ज़रिए। इंसान की आंख जहाँ देखती है उसका दिमाग वहाँ होता है। और वही जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक आई कांटेक्ट हो। आई कांटेक्ट, और जगह जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे आपने अटैचमेंट की अपनी, मेंटली अटैच हों। जब तक आप मेंटली अटैच नहीं होंगे तो आपके जो दिमाग के अंदर जो फाइलें चल रही हैं वो आपके दिमाग वो के क्रैश ऊपर हो जाएंगी। हावी रहेंगी। तो इसलिए सबसे अहम जो चीज़ है वो इंसान को अपनी आंखों का इस्तेमाल। दूसरा है आप ब्रीदिंग को फोकस करें। हम सांस जो लेते नहीं हैं तो बिल्कुल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। अब मैं सांस लूँगा तो आप देखिएगा मैं एक सांस लूँगा और उसको निकालूंगा बहुत अपने कॉन्शियस होके। सांस को कॉन्शियस होके लें, कॉन्शियस होके निकालें एक ही लम्हे में, तो उसमें आप अटैच होंगे अपनी बॉडी के साथ, लम्हा मौजूद के साथ थॉटलेस होंगे। एक सांस लिया ये मैं तो यही वहाँ पूछ इतना रही थी। लंबा सांस अगर मैं लेने लग जाऊँ, मैं तो इतनी बेसब्री हूँ, मैं तो बीच में ही इस तरह हो रही थी कि मैं कुछ बोलूँ। मैं कह रही हूँ कि पता नहीं सांस एक है, दो एक है, सांस। कितने हैं? ये सिर्फ एक सांस हाँ, मैं तो इस बंदा 100 सांस ले लेता है, मेरे से तो इतना लंबा सांस अरसा ही हो गया आया हो। और ये जो एंटी एजिंग है, जी, बेसिकली जो बहन का काम है, एंटी एजिंग का ताल्लुक इसके साथ है कि आपकी ब्रीदिंग का कितना आपका जो है वो लंबा सांस लेने का आपको, क्योंकि देखो ऑक्सीजन बढ़ाना, कार्बन को कम करना। उसको अस्थमा हो। अस्थमा के लिए जो है वो बेहतरीन टेक्निक है कि सांस को निकाल के रोकें, सांस खारिज करके रुकें, सांस के बगैर रुकें, और सांस अगले लेने में ड्यूरेशन पैदा कर लें, आप लंबा कर लें उसको, तो आपका अस्थमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। कुछ टेक्निक्स हैं अस्थमा पेशेंट के लिए जिसको अंगुष्ठा मुद्रा कहते हैं। अच्छा। ये ऐसे इंटरलॉक करके लेफ्ट हैंड के अंगूठे के इर्द गिर्द रिंग बना लें और इसको खड़ा रखें ऐसे, टाइट नहीं करना, हाथों को हल्का सा बस जोड़ लें आपस में। मिनिमम जो है वो 15 मिनट्स डेली, और मैक्सिमम जो है वो 1 घंटा आपने इसको करना है, दिन में 2-3 दफ़ा। अगर 1 घंटा बना रहे हैं तो फिर 1 दफ़ा ही काफ़ी है एक दिन में। ठीक है। इससे जिनको लंग्स का इशू है, जिनको टीबी है, जिनको अस्थमा है, ये उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा। ये इससे सांस की तकलीफ ख़त्म हो जाती है, जिनको सांस फूलता है ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जो जैसे हम बात कर रहे हैं थॉटलेस पोजीशन लाने की, एक तो हमने सांस पे जैसे मैंने बताया कि सांस को कॉन्शियस होकर लें। राइट। अब दूसरी टेक्निक है फिजिकली मूवमेंट्स को फील करना। हम में से अभी आपने ये पाँव आपका हिला है, अनकॉन्शियसली हिला है, आपका चेहरा हिला है, अनकॉन्शियसली हिला है। कॉन्शियस होकर मूव करना, अपनी बॉडी को रोकना, छोटी हरकत को रोकना। ये तो मेरा इम्तिहान हो रहा है आज लाइव टेलीविजन पे। फिजिकली मूवमेंट्स को रोकना। आप टेक छोड़ दें, आप प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे ही आप टेक लगाते हैं तो आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप जिस्म को छोड़ दिया, रिलैक्स हो जाते हैं आप। जिस्म को छोड़ दिया। अपने जिस्म को संभालना है जी, प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर आपने फोकस करना है कि ये जो हरकत हो ये मेरे चाहने से हो। ठीक है। जब तक मेंटली ना मैं चाहूँ कोई मूवमेंट ना हो। जो हम मैट के ऊपर पोस्चर करते हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि हर मूवमेंट को
अपने चाहने से करना। जी। मैं बैठे बैठे भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से हाथों को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊँ ऊपर की तरफ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं मेंटली जो सोच रहा हूँ मेरी सोचें ख़त्म हो जाएंगी। मैं इसको रोक लूँ, हरकत को रोकने की कोशिश करूँ, फिर और ऊपर लेके, मेरे चाहने से हो। सही। मेंटली इन्वॉल्व होना है। आप योग मैट के अलावा जिस जगह मर्जी कर सकते हैं। नहीं, आप वही बात है ना कि इंसान जो लोग योगा करते हैं, फर्स्ट थिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, सेकेंडली आप में कामनेस आ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो, जो अगर आप मुख्तलिफ वर्कआउट करके फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे ना, तो वो आर्जी होगी। जैसे ही जिस्म ठंडा होता है फिर आपके मसल सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल, ये बहुत और स्टिफनेस बढ़ जाती है, उससे मसल इंजरी भी होती है। लोग बहुत सारे जो है वो अपने जिस्म के ऊपर मशक्क़त करके फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक हरगज़ इसके साथ नहीं है कि आप जिस्म को वर्कआउट दें। आपने देखा कुछ लोग नेचुरली फ्लेक्सिबल होते हैं, ऐसे है। एक वजह है, फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक आपके ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। आप लोगों के लिए कितने फ्लेक्सिबल हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप बड़ी अच्छी बात की आपने। आप मेंटली कितने खाली हैं। अगर आप मेंटली भरे हुए हैं, आप लोगों के लिए बुरा भी करना चाहते हैं, लोगों ने बुरा किया है वो उसको सोचते भी रहते हैं, आप मुख्तलिफ मसाइल में उलझे हुए हैं, आप मेंटली डिसऑर्डर की तरफ हैं, तो आप कभी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। आप जिस्म के ऊपर जबर करेंगे, अजियत देंगे, मसल इंजरी होगी, मसल टीयर कर जाएगा, सारी ज़िंदगी पेन रहेगी बॉडी की। आपने देखा बच्चा फ्लेक्सिबल क्यों होता है, वो तो कोई योगा नहीं करता। बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल बिकॉज़ दे आर इन, आई थिंक लगा दो, बाजू लगा दो, क्योंकि उस वक्त वही बात है ना, जब आप एज यू ग्रो ओल्डर, एज यू बिकम मैच्योर, आपकी थॉट प्रोसेस बड़ा मैच्योर हो जाता है। और सारा, और वही बात की उन्होंने, योगा जो है ना वो भी एक आर्ट है, एंड व्हेन इट कम्स टू आर्ट, यू नो, नेल आर्ट इज आल्सो एन आर्ट। सो ईशा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप जो भी नेल आर्ट करते हो उसमें बड़ी डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है। सो आर यू दैट sort of person even like personal life mein, that's why you're into this? Yes, it is, right? It's a like ऐसा है बिकॉज जब आप नेल आर्ट करते हो आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। ठीक है, अगर मतलब एक लाइन भी इधर से दूसरी साइड पे चली जाएगी आपके नेल पे, और नेल बिल्कुल छोटा सा आपका होता है, ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से वहाँ चलेगी, नेल आर्ट खराब हो जाएगा। आपको फोकस्ड रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान उस चीज़ पे होता है। और जैसे भी ये भाई ने बोला है, ठीक है, तो आपको उस टाइम पे वो जो स्ट्रेसिंग पॉइंट आपका चल रहा होता है ना ड्यूरिंग द नेल्स, और हर चीज़ मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो के नेल लगाना, उससे बनाना, फिर उसके ऊपर नेल आर्ट बहुत डेलिकेट है इट्स वो हर चीज़ आपने जीरो से स्टार्ट करनी है, हर हाथ की एक अलग शेप, हर हाथ की अलग शेप। और फिर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि हमने क्लाइंट का हाथ देख के उसे उसकी शेप गाइड करनी है, उसकी लेंथ गाइड करनी है, और उसको ये बताना है कि ये आपके हाथ पे सूट करेगी, ये नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि वो अपनी चॉइस भी करवा लेते हैं, ठीक है, और फिर दे जस्ट गेट अनसेटिस्फाइड, दे सेड कि ये ईशा, आजकल के ट्रेंडिंग नेल कलर्स कौन से हैं? आजकल के ट्रेंडिंग नेल्स कलर जो है, अभी तो जो है विंटर क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो जो न्यू सीज़न है उस हवाले से जो है अभी न्यूड्स कलर अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। विंटर में काफ़ी डार्क कलर। नहीं, ऐसा कभी होता है कि स्प्रिंग्स में जैसे आपके पास कोई ऐसा कोई क्लाइंट आ जाए जो बहुत ज़्यादा नियॉन्स मांगे, आप कहें जी कि ये क्या ये हम बहुत ज़्यादा ही हमसे डिमांड करें, तो उस पर कभी आपको ऐसा लगे कि ये बड़े क्लाइंट कोई मुश्किल है? क्लाइंट की डिफरेंट वो है, सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो उसमें हम लोगों का ये काम है कि मतलब मैं पर्सनली क्लाइंट के साथ खुद उसको समझाती हूँ कि अच्छा ऐसे करवा लो, ये वाला नेल आर्ट करवा लो, और मतलब उसकी जो चॉइस होती है उसकी चॉइस भी अच्छी होती है, बट जो मैं उसको गाइड करती हूँ, और मोस्ट ऑफ द एडवाइस, तो वो मतलब जब उनका नेल आर्ट हो जाता है, पूरा प्रोसेस हो जाता है, एंड दे वर लाइक यार हाँ वो वाला जो था वो ठीक नहीं था, ये मेरे हाथों पे ज्यादा सूट कर रहा है। अच्छा, तो वो एक बहुत अच्छा वो बन जाता है, एक चीज़ बन जाती है क्लाइंट्स के साथ, और फिर आपको लाइक आपको एक्सपीरियंस होता रहता है हर चीज़ का साथ। जहाँ हम टिप्स की बात करें नायाब, अब समर अप्रोच कर रहा है, राइट, तो आप कोई हमें स्किन केयर टिप दें, आई डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन, व्हाटसोएवर इट इज़, आवर व्यूअर्स शुड नो। देखिए, विंटर्स में तो मैं सबको यही टिप देती रही हूँ कि अपनी स्किन को ना मॉइस्चराइज रखें बहुत ज़्यादा, और अब वैसे तो मॉइस्चराइज़र हमें समर्स में भी ज़रूरत होती है। कुछ लोगों की स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है और उनको समर्स में, अच्छा हाँ वो मैंने देख लिया है तो ड्राई स्किन में आपको समर्स में भी मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि हम
जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उसके बाद हम जब फेस वॉश करते हैं, और फेस वॉश करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी अप्लाई नहीं करते फेस पे, वो सबसे डिज़ास्टर है हमारी स्किन का। कि जब भी आपने फेस वॉश करना है उसके बाद आपने या तो सनब्लॉक लगाएं या मॉइस्चराइज़र लगाएं, या मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन मिक्स। कुछ क्रीम्स ऐसी मार्केट में मिलती हैं मेडिकेटेड, नॉट कॉस्मेटिकली, आप मेडिकेटेड यूज़ करें। और सारा दिन भी फिर आप कोई भी काम करें, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं, बिजनेस वुमन है, तो आपने फेस वॉश करके ज़रूर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र विद सनस्क्रीन समर्स में लगाएं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और क्यूकम्बर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। मैं एक पर्सनली पानी खुद अपने लिए भी बना के पीती हूँ, आजकल सॉरी स्किप किया हुआ है। अच्छा, डिटॉक्स वाटर, लेमन, क्यूकम्बर, मिंट, हाँ, उसमें मैंने किया हुआ है ये। हाँ, लेकिन उससे लोगों को कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पता क्या, नेचुरली अगर आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना तो उसका एकदम असर नहीं होता। आफ्टर 3 मंथ्स, इट टेक्स अ लॉट टाइम। आफ्टर 3 मंथ्स उसका आपका असर, हम तो वाकई ऐसे ही है। जैसे मैं तो इनको सांस देखते देखते मैं परेशान हो गई थी कब वापस आएगा, इतने हम लोग बेसब्र हैं। तो एस्थेटिकली तो ट्रीटमेंट्स भी उसी तरह ही है कि बिल्कुल आपको पेशेंसली चलना पड़ता है, सेशंस लेने होते हैं, और लोगों में सब्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सब्र कर लें तो मेरा ख्याल है उनके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आते हैं उनको लगता है कि जब हमने बाहर जाना है तो हमारी जिंदगी बदल गई होगी, वो ऐसे ही समझते हैं कि बस एक सेशन करवा लिया तो बस हम इसी में डालना है, ऐसा नहीं होता। आज बड़ी इन्फॉर्मेशन ली है एंड ऑल ऑफ आवर गेस्ट्स वर वेरी इन्फॉर्मेटिव अबीरा, राइट? बहुत 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 शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पे आने का, एंड ऑल द वे वेरी लॉन्ग वे, यू नो, फ्रॉम फैसलाबाद ही इज हियर। थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप तीनों का, और हम अपने शो और अपने चैनल की तरफ से सलाम पेश करते हैं इन छोटे छोटे जिस का जो कि हमारे मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं। हम हमारे किसी न किसी इकोनॉमी में, हमारी खुशियों में किसी न किसी तरह से अपना एक छोटा सा किरदार अदा करें, एंड वी आर गिविंग बैक टू आवर कंट्री, टू आवर सोसाइटी, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें फर्स्ट हाफ में भी हमारे डॉक्टर के जो थे उन्होंने बताया था और जो अभी भी हमने सीखा है। बट एनीवेज हम लोग कल फिर वापस आएंगे। अभी के लिए हमारा शो एंड हो रहा है, बट टुमारो वी विल बी बैक विद सम न्यू गेस्ट्स एंड द सेम एनर्जी। टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।